जी, हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है क्योंकि देखिए हर कोई एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनाने की कोशिश करता है जभी भी किसी लेंडर से या बैंकर से मिलता है तो। क्रेडिट क्या रहता है? क्रेडिट एक एबिलिटी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्मल लेंडिंग से क्रेडिट या मनी बोरो कर सकते हैं। यू आर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज नाउ एंड पेइंग फॉर देम लेटर, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट। इसको हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं बिजनेस की भाषा में। हमें बजट को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए या फिर मैनेज करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हाँ, सही में हमें क्रेडिट की ज़रूरत है? शॉर्ट टर्म में इमीडिएट बजटिंग कर सकते हैं कि इन कितना है और आउट कितना है पैसा, जो गैप है दैट मीन्स वो मेरी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी बजटिंग कर सकते हैं, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन और टू केटर टू एनी एक्सीजेंसीज या इमरजेंसीज वेयर मनी इज टू बी पेड अर्जेंटली। हमेशा गुड स्कोर या फिर एक्सेलेंट स्कोर इसकी बात करते हैं। आपके जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग है उसका रीपेमेंट आप किस तरीके से कर रहे हैं, इन सब के पीछे एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में आपका सारा डेटा जमा होता है। उसको समराइज करके एक क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है। कौन बनाता है? इवैल्यूएट तो लेंडर करता है, क्रेडिट स्कोर बनाती हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। हमारा स्कोर गुड है या फिर एक्सेलेंट है तो इंटरेस्ट रेट में थोड़ा एक बेनिफिट मिलता है, क्या ये सच है? लेकिन ऐसे क्या चीज़ें हैं बोरोअर के पास में उसको एक पावर देती है कि निगोशिएट करने के लिए? देखिए, बोरोअर के पास नेगोशिएशन पावर्स दो चीज़ों से आती हैं। अगर आपका स्कोर 700 से 900 के बीच में है तो दैट मीन्स यू आर अ वेरी गुड क्रेडिट प्रोफाइल कस्टमर्स। क्रेडिट रिलेटेड जो एजुकेशन है तो ये क्या सही में भारत में ज़रूरत है? क्रेडिट एजुकेशन और फिनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत हमेशा से थी और इस वक्त बहुत ज़्यादा है। ऐसे कौन से फाइनेंशियल टर्म्स है कि जो एक एमएसएमई ओनर को पता चाहिए? बिजनेस ओनर्स को 3 या 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कौन से लॉ है या फिर रेगुलेशंस है एमएसएमई ओनर को पता चाहिए एक लोन अप्लाई करने से पहले? पहले तो लॉ ऑफ द लैंड, दूसरा इनकम टैक्स एक्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और कौन से लोन्स अवेलेबल हैं, सिक्रा एक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए। एमएसएमई ओनर्स है उनको लोन लेने के लिए या फिर क्रेडिट लेने के लिए कुछ डिफिकल्टीज जाती है? ये डिफ़िकल्टीज़ मैं कहूँगा कुछ समय पहले थोड़ी ज़्यादा आती थी। तो ऐसा क्या है एमएसएमई में कि वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेबल बन जा रहा है आज? जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो वो चीप और एक्सपेंसिव ये कैसे आइडेंटिफाई होता है? क्रेडिट सेवी और क्रेडिट हंगरी, तो ये दो टर्म्स क्या रहती है? एमएसएमई में ऐसे कौन से सेक्टर है कि जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है, जो इक्विटी में डील करते हैं और इंटरेस्ट रेट पे डील करते हैं, तो इनमें सबसे बेटर क्या रहता है? देखिए, बेटर या वर्स बताना मुश्किल है। क्रेडिट के रिलेटेड या फिर क्रेडिट स्कोर के रिलेटेड ऐसे कौन से मिथ्स है? मिथ्स हैं, कई मिथ्स हैं। हमारे यहाँ पे एक लीडर थे, वो हमेशा एक बात कहते थे कि जब भी आप किसी को लेंडिंग कर रहे हो, लेंडिंग कर दो और उसका सोशल अकाउंट चेक करते रहो हमेशा। काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि पर्सनल लोन ट्रैप है। मैं नहीं मानता ऐसा। कि फ्यूचर क्या रहेगा? फ्यूचर इज़ डिजिटल, फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी इवन फास्टर प्रोसेसिंग, फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी मोर इंक्लूसिव। हेलो दोस्तों, द हर्षल टॉक्स में आपका स्वागत है। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि एक बिजनेस रिलेटेड हम एक आपके टॉपिक लेके आएँ जहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम है बिजनेस के लिए, वो आपको एक नॉलेज एनहांसमेंट के लिए हेल्प करे। जैसा आज का टॉपिक है क्रेडिट के रिलेटेड, मतलब क्रेडिट रेटिंग और एमएसएमईज। तो आज के जो हमारे गेस्ट है मिस्टर रविंद्र जी, उन्होंने काफ़ी एक अच्छी तरीके से बताया है कि एक जो बोरोअर का रोल है वो क्या रह सकता है, बिजनेस का रोल क्या रहना चाहिए, मनी लेंडर्स है उनका क्या रोल रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताई हैं। ये टॉपिक उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको क्रेडिट के रिलेटेड एक नॉलेज चाहिए और साथ ही साथ उन लोगों के साथ में जिनका नया बिजनेस स्टार्ट करने का कुछ इरादा है या फिर उन्होंने कुछ स्टार्ट किया है नया बिजनेस, तो डेफिनेटली उन लोगों के साथ ये शेयर कीजिए। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट। हेलो रविंद्र जी, द हर्षल टॉक शो में आपका स्वागत है। हेलो हर्षल जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और आपको ये स्टूडियो कैसा लग रहा है? स्टूडियो तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कलरफुल है, लाइवली है। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक एक्सटेंसिव लिस्ट है मेरे पास में क्वेश्चंस की। लेकिन चालू करने से पहले मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, 2 सवाल है जी। कि काफ़ी बार आप क्लाइंट मीट करते हो या फिर सोशल्स, जब मीटिंग होती है, गैदरिंग होती है, तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, थोड़े बड़बोले रहते हैं, खुद के बारे में बोल देते हैं कि अरे मेरा तो 500 करोड़ का बिजनेस है, 700 करोड़ का बिजनेस है।
तो कभी ऐसा होता है कि रुक बेटा, मुझे सिस्टम में लॉगिन कर दे, फिर देखता हूँ तेरा सब कुछ, ऐसा कभी होता है? जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि देखिए हर कोई एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनाने की कोशिश करता है जब भी किसी लेंडर से या बैंकर से मिलता है। तो कई बार बातों बातों में क्लाइंट्स अपना टर्नओवर वो बता देते हैं जो वो बुक्स पे भी नहीं ला रहे। उनको लगता है कि मैं इतना टर्नओवर कर रहा हूँ, बट जो वो पेपर पे, डॉक्यूमेंट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ला रहे हैं, हम तो उसी के साथ जाएंगे एज अ बैंकर जब भी हम इवैल्यूएट करते हैं कोई भी प्रपोजल को। ओके। तो होता है ऐसा, बट ठीक है, उसके तरीके हैं पता लगाने के। तो आपका जो इनिशियल स्टार्ट रहा है वो बैंकिंग से रहा है, तो जी। बैंकिंग का आपको यहाँ पे कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो यहाँ पे? देखिए, बैंकिंग का बहुत सपोर्ट मिलता है। सो जब आप बैंकिंग में होते हैं तो आप चीज़ों को सामने से भी देख रहे हैं और बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो भी आपको पता रहता है, क्योंकि क्लाइंट फेसिंग रोल्स में यही एक एडवांटेज होता है कि आप क्लाइंट से भी मिलते हैं, उनकी नीड्स असेस करते हैं, उनको क्या चाहिए वो आप असेस करके अपने साथ लेके जाते हैं, और फिर आपके सिस्टम में अंदर बैंकिंग में आपको वो प्रपोजल्स अप्रूव कराने होते हैं, सैंक्शन कराने होते हैं, तो आपको दोनों स्पेक्ट्रम्स की नॉलेज होती है। तो मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से बैंकिंग के अंदर जो सेल्स में है या फ्रंट कस्टमर फेसिंग रोल्स में है, वो लोगों की नॉलेज फिनेंशियल इकोसिस्टम की, लेंडिंग इकोसिस्टम की, ओवरऑल कंज्यूमर बिहेवियर की काफ़ी अच्छी हो जाती है फ्रंट फेसिंग रोल्स में, क्योंकि आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल दोनों स्टेक होल्डर्स हैं मैनेज करने के लिए। जैसे मैंने कहा था कि मेरे पास काफ़ी एक्सटेंसिव लिस्ट है क्वेश्चंस की, जी। तो मैं काफ़ी बेसिक वे से स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस पीपल है कि जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है या फिर जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है, और उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है चीज़ों का। तो जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन, हम्म। क्रेडिट क्या रहता है? क्रेडिट को अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं या आपके सुनने वालों को समझाना चाहूँ, तो क्रेडिट एक एबिलिटी है जिसके अंदर आप मार्केट से, आई मीन मार्केट मतलब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल लेंडिंग से क्रेडिट या मनी बोरो कर सकते हैं। तो अगर आप में वो एबिलिटी है मनी बोरो करने की, दैट मीन्स क्रेडिट आपके लिए अवेलेबल है। सो क्रेडिट इज, मेरे हिसाब से इन सिंपल टर्म्स, इज द एबिलिटी टू बोरो मनी। और अगर आप गुड्स या सर्विसेज के बिजनेस में हैं, और अगर आप गुड्स और सर्विसेज अपफ्रंट कंज्यूम कर पा रहे हैं और उसके लिए पेमेंट्स बाद में कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज नाउ एंड पेइंग फॉर देम लेटर, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट। इसको हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं बिजनेस की भाषा में। सो मेरे हिसाब से क्रेडिट एक एबिलिटी है कि आप मार्केट से मनी बोरो कर सकते हैं। मतलब अगर देखने जाओ तो लोन्स और क्रेडिट ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही एक क्रेडिट के पार्ट में ही आते हैं। जी। लोन्स मतलब आपने स्पेसिफिक टर्म्स में, स्पेसिफिक टेन्योर के लिए, स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट के साथ, स्पेसिफिक रीपेमेंट शेड्यूल के साथ, अगर फाइनेंशियल लेंडिंग इकोसिस्टम, दैट मीन्स फॉर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हम बैंक्स, एनबीएफसीज, फिनटेक्स, यहाँ से जब बोरो करते हैं फॉर्मल क्रेडिट मार्केट से, तो दैट इज़ कॉल्ड लोन्स। लोन्स आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी बोरो कर सकते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट इकोसिस्टम है एंड लेंडिंग इकोसिस्टम है। अब उस इकोसिस्टम में चीज़ें फेस वैल्यू पे ज़्यादा काम करती हैं रादर देन अग्रीमेंट पे या लीगल प्रोटेक्शन के बिना इंटरेस्ट रेट्स हाई हो सकते हैं। सो यस, क्रेडिट, लोन और एनी काइंड ऑफ गुड्स या सर्विसेज अगर आपने अपफ्रंट यूटिलाइज करने के लिए अवेलेबल करा ली हैं और आप उनके लिए बाद में पे कर रहे हैं, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ क्रेडिट होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली बिजनेस, मतलब एमएसएमई, फिर बाद में क्रेडिट, और क्रेडिट जो स्कोर रहता है उसके लिए हमारा रहेगा। जी। तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है बजट। और बजट का ऐसा है कि आपको बजट आज ये साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको देखना पड़ता है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि लास्ट ईयर में हमने कितने एक्सपेंसेस किए, कितने हम रिड्यूस कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट हम इंक्रीज कर सकते हैं, ये सब उसमें आता है। लेकिन जब क्रेडिट इसके साथ में आता है तो यही बजट 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए भी ये बढ़ सकता है, मतलब ना फोरकास्ट होता है उतना। करेक्ट। तो हमें बजट को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए या फिर मैनेज करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हाँ सही में हमें क्रेडिट की ज़रूरत है। ओके, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली इसमें कन्फ्यूजन्स काफ़ी बार क्रिएट हो जाती हैं लोगों को कि क्या बजट हमारे लिए अभी सूटेबल होगा। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए जब आप बजटिंग करते हैं तो आप या तो करंट रिक्वायरमेंट को देखते हैं और उसको केटर करने की कोशिश करते हैं, या तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को। अब करंट रिक्वायरमेंट्स को केटर करने के लिए अगर आपको गैप फाइनेंसिंग चाहिए, या तो बजट आप बना रहे हैं कि डू आई हैव द मनी और नॉट टू
अंडरटेक ऑल दी ओब्लिगेशंस और द ड्यूज पेमेंट्स हैव टू मेक। सिंपल तरीका है, आप अपना कैश फ्लो पे ध्यान दीजिए। आपके बिजनेस से जो इनकम आप जनरेट कर रहे हो और जो एक्सपेंसेस हैं और जो ड्यूज़ हैं जो आपको टाइम पे देने हैं, जैसे कि आपने सामान उठाया, रॉ मटेरियल उठाया, उसके लिए आपको पेमेंट्स करने हैं, आपको सैलरीज देनी है, आपके अदर ओवरहेड्स हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करने हैं। तो आपके बिजनेस की इनकम और आपके बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं, अगर उसमें पॉजिटिव गैप है, मतलब आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, दैट मीन्स आप पॉजिटिव कैश फ्लो में हैं। बट अगर इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, दैट मीन्स कैश फ्लो आपका नेगेटिव जा रहा है फॉर द करंट रिक्वायरमेंट। उस समय आपको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है टू फुल दैट गैप। अगर आपको बिजनेस कंटिन्यू करते रहना है तो आपको पेमेंट्स करने हैं, लोगों को पैसा देना है, ओवरहेड्स को अपने केटर करना ही है, तो वहाँ पे क्रेडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म में इमीडिएट बजटिंग कर सकते हैं कि इन कितना है और आउट कितना है पैसा। जो गैप है दैट मीन्स वो मेरी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है और मुझे ये अवेल करना चाहिए मार्केट से। अब एक और बजट की आप बजटिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। अगर आप ग्रोथ आय कर रहे हैं कि आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको जो आपका रूटीन बिजनेस है उसमें थोड़ी इन्वेंटरी बढ़ानी पड़ेगी। अब वो इन्वेंट्री खरीदने के लिए आपको एक्सेस पैसे चाहिए, तो यू वुड हैव टू केटर टू दैट नीड। अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं एज अ बिजनेस पर्सन, इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर और अ सर्विस प्रोवाइडर, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बिजनेस की ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ जाए, तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और या तो कोई इमरजेंसी खर्चे आ गए बिजनेस में, आपके सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन हो गया और आपने उसको अकाउंट नहीं किया था, बट इस वक्त वो खर्चा करना ज़रूरी है ताकि बिजनेस ऑनगोइंग कंसर्न बना रहे। तो शॉर्ट टर्म में भी आप बजटिंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी बजटिंग कर सकते हैं। ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन और टू केटर टू एनी एक्सीजेंसीज या इमरजेंसीज वेयर मनी इज टू बी पेड अर्जेंटली। आई गेस इसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी है वो कैश फ्लो है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नहीं समझ पाते कि हमें कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है। जी, हमें डेटर क्रेडिटर कैसे इन लोगों को मैनेज करना है, या फिर कब हमारा फंड्स आने वाला है। करेक्ट। आई गेस ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है। जी, सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। और जो बिजनेसेस कैश फ्लो अपना अच्छे से मेंटेन करते हैं, उनको कभी भी क्रेडिट अवेल करने में या फंड्स जुटाने में मार्केट से प्रॉब्लम नहीं आती। हम हमेशा गुड स्कोर या फिर एक्सेलेंट स्कोर इसकी बात करते हैं, जी, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है? मतलब क्या स्कोर रहना चाहिए? मैं एक एग्जांपल से आपको ये ज़्यादा सिंपली समझाता हूँ। सपोज़ आपने एक लोन लिया, अब आप उस लोन के फिक्स टर्म्स को समझ चुके हैं कि ये लोन मैंने लिया, इतने सालों तक मुझे इसको रीपे करना है, ये मेरी मंथली ईएमआई है। सो आपकी ओब्लिगेशंस डिसाइड हो जाती हैं जैसे ही आप क्रेडिट लेते हैं। अब फ्यूचर में जब आपको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस लेंडर को जो आपको क्रेडिट देने के लिए असेस कर रहा है, वो आपको किन यार्डस्टिक्स पे तोलेगा। इसीलिए क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर जैसी चीज़ें की ज़रूरत पड़ी थी मार्केट में, और ये 25 सालों से चल रहा है। क्रेडिट स्कोर आपका कैसे जनरेट होता है? आपके जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग है उसका रीपेमेंट आप किस तरीके से कर रहे हैं। आप डिसिप्लिन्ड हैं, नहीं हैं, आप अपनी ईएमआईज टाइम पे करते हैं या नहीं करते हैं, आपने कितने लोन्स ले रखे हैं, आप ओवर लेवरेज तो नहीं है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तो लोन्स नहीं है। इन सब के पीछे एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में आपका सारा डेटा जमा होता है। हम उसके बारे में और आगे बात करेंगे कि वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है, कैसे बनती है। बट अब अगर उस क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को मुझे एक लेमैन को या एक आम आदमी को समझाना है कि हाँ ये आपकी रिपोर्ट है, तो वो बोलेगा आप इतना सब मैं क्या देखूं, आप मुझे कुछ ऐसा बताइए ना कि पता चले अच्छी है बुरी है। इसीलिए उसको समराइज करके एक क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है, ताकि जिसको ज़रूरत ज़्यादा समझने की नहीं है वो सिर्फ वो स्कोर को रेफर करके समझ जाए कि ये बोरोवर की प्रोफाइल या ये इंडिविजुअल की फिनेंशियल या क्रेडिट प्रोफाइल किस तरीके की है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है। तो क्रेडिट स्कोर एक टूल है असेस करने के लिए क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। और आप अगर किसी बोरोवर को लेंड कर रहे हो तो वो कितना ट्रस्ट वर्दी है कि उसको वापस करेगा। क्रेडिट स्कोर एक यार्डस्टिक है, ये आपको एक इंडिकेशन दे देता है ऑब्जेक्टिव कि प्रोफाइल कैसी है उस बोरोवर की जो आपके पास आके लोन्स की रिक्वेस्ट दे रहे हैं। इसमें जो क्रेडिट स्कोर रहता है, तो ये कौन बनाता है? मतलब कौन इवेल्युएट करता है इसको? देखिए अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक कौन बनाता है और कौन इवैल्यूएट कर। इवैल्यूएट तो लेंडर करता है।
जब आप आते हैं एक प्रोफाइल अपनी लेके, सपोज आप किसी बैंक ब्रांच में गए लोन के लिए, तो वो आपकी जब क्रेडिट रिपोर्ट पुल करते हैं तो क्रेडिट स्कोर देखते हैं और इवैल्यूएट करते हैं आपकी रिपोर्ट और स्कोर देख के कि उनकी क्रेडिट पॉलिसी में फिट होएगा या नहीं, इस तरीके का प्रोफाइल। हाँ, अब क्रेडिट स्कोर बनाता कौन है? क्रेडिट स्कोर बनाती हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, रोज़मर्रा की लैंग्वेज में क्रेडिट ब्यूरो बोलते हैं। अब ये क्रेडिट ब्यूरोज एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनाए गए हैं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन एक्ट, सिक्रा जिसे हम कहते हैं। सिक्रा के अंदर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज बनाई गई। अब क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज की ये ड्यूटी है कि वो जितने भी इंडिया में लेंडर्स हैं, बैंक्स, एनबीएफसीज, फिनटेक्स, जो भी फॉर्मल क्रेडिट इकोसिस्टम का पार्ट हैं, उन सब से लेंडिंग और क्रेडिट का डेटा कलेक्ट करें। अब ये डेटा एक पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम में कलेक्ट होता है, कई बार रियल टाइम होता है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, कई बार वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, जैसे जैसे लेंडर्स इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक क्रेडिट ब्यूरो पूरा डेटा कलेक्ट करता है, उस डेटा पे काम करता है और अपने एल्गोरिदम्स और एनालिटिक्स टूल्स यूज़ करके एक स्कोर बनाता है। तो स्कोर जो है बनाने वाली कंपनीज क्रेडिट ब्यूरो हैं और स्कोर को जो इवैल्यूएट करते हैं वो लेंडर्स हैं, जब वो प्रोफाइल्स को स्क्रीन करते हैं बोरोइंग के लिए और एलिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो सो क्रेडिट स्कोर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अक्रॉस लेंडर्स की क्रेडिट पॉलिसी का। जैसे कहा जाता है कि अगर हमारा स्कोर गुड है या फिर एक्सेलेंट है तो इंटरेस्ट रेट में थोड़ा एक बेनिफिट मिलता है, क्या ये सच है? जी, कह सकते हैं कि ये सच है। अब आप इसको एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिए। जब आप खुद किसी को उधार देते हैं तो आप भी कुछ उसकी गुणवत्ता टेस्ट करते हैं, कुछ आपके एक पास हिस्ट्री है उनके पास बिहेवियर पे कि मैंने इसको अगर पहले पैसा दिया था, लौटाया नहीं लौटाया टाइम पे, या किसी फ्रेंड से पूछेंगे कि यार आपका इनके बारे में क्या कहना है, ये मुझसे अगर पैसा मांगे। तो आप भी अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करोगे किसी को भी लेंड करने से पहले। सेम चीज़ लेंडर्स भी करते हैं, बैंक्स, एनबीएफसीज, उनका काम है क्रेडिट प्रमोट करना मार्केट में, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि जो वो क्रेडिट मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं या लोन्स दे रहे हैं वो वापस भी मिलने चाहिए। तो यस, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपके बारे में बहुत कुछ कहता है एज अ बोरोअर, कि आप फिनेंशियली डिसिप्लिन्ड हैं, आप अपनी ओब्लिगेशन समझते हैं और टाइम पे अपनी पेमेंट्स करते हैं, करंट जो आपने लोन्स ले रखे हैं। तो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर एक कॉन्फिडेंस देता है लेंडर को कि वो आपको और क्रेडिट दे सकते हैं या नहीं, वो बताता है। इसीलिए अच्छा क्रेडिट स्कोर होना आपके लिए एक एडवांटेज होती है अगर आपको फ्यूचर में भी बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है तब। मैं किसी के पास जाता हूँ एज अ बिजनेस पर्सन लोन के लिए या फिर क्रेडिट के लिए, तब मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट्स डिमांड की जाती है, चीज़ें चेक की जाती है, ऑब्वियसली क्रेडिट स्कोर भी चेक किया जाता है, और फिर बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में मुझे एक अमाउंट मिलती है कि XYZ अमाउंट मुझे मिलेगी, एक इंटरेस्ट रेट है और एक टेन्योर है उसका। करेक्ट। लेकिन ऐसे क्या चीज़ें हैं बोरोअर के पास में कि जो उसको एक पावर देती है कि निगोशिएट करने के लिए, मे बी अमाउंट पे या फिर इंटरेस्ट पे। तो ये क्या क्या रहती है नेगोशिएशंस? देखिए, बोरोअर के पास नेगोशिएशन पावर्स दो चीज़ों से आती हैं। एक तो उनकी कैश फ्लो, मैं बिजनेस की अगर बात कर रहा हूँ तो कैश फ्लो कैसा है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी अच्छा टर्नओवर कर रही है, और कंपनी की क्रेडिट प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है। और अगर आप इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल का भी क्रेडिट स्कोर जितना स्ट्रांग होता है उतनी अच्छी नेगोशिएशन पावर उस इंडिविजुअल के पास आती है जब वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए लोन्स की रिक्वेस्ट करते हैं बैंक्स को। सपोज अगर मैं आपको एक रेंज से समझाऊं, क्रेडिट स्कोर्स की रेंज मार्केट में 300 से लेकर 900 की होती है, स्कोर की जो पूरी रेंज है। अब इसमें जनरली ये माना गया है कि 700 से 900 के बीच में अच्छी क्रेडिट प्रोफाइल कही जाती है। अगर आपका स्कोर 700 से 900 के बीच में है तो दैट मीन्स यू आर अ वेरी गुड क्रेडिट प्रोफाइल कस्टमर्स, और आपकी नेगोशिएशन पावर बढ़ती है बैंकों के साथ, क्योंकि आप एक लो रिस्क प्रोफाइल हैं बैंकों की और लेंडर्स की नज़र में। उसके साथ अगर आपका स्कोर 750 से भी ऊपर है, 750 से 800, 810, 820 तक भी है, तो वो बहुत ही एक्सीलेंट प्रोफाइल है। आप कह सकते हो लीस्ट रिस्की प्रोफाइल्स हैं जो लोग उस क्रेडिट स्कोर के ब्रैकेट में आते हैं। सो उनको हमेशा बोरोअर्स के साथ एक एडवांटेज रहेगा जब वो नेगोशिएट करेंगे लोन के अमाउंट पे, लोन के इंटरेस्ट पे, लोन के टेन्योर पे। जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस पीपल हैं जिनको नॉलेज नहीं रहती है, तो आपको क्या लगता है कि जो क्रेडिट रिलेटेड जो एजुकेशन है एक बिजनेस पीपल को मिलना चाहिए, बिजनेस पर्सन को मिलना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका कितना एक्सपीरियंस है बिजनेस में, तो ये क्या सही में भारत में ज़रूरत है? जी बिल्कुल, क्रेडिट एजुकेशन और फिनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत हमेशा से थी और इस वक्त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब आपको लोन्स डिजिटली अवेलेबल हैं, फास्टर अवेलेबल हैं। इसीलिए एक
सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपके लिए लोन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो सप्लाई की कोई कमी नहीं है। बट क्योंकि लोन्स इजीली अवेलेबल हैं तो ये ऑल द वे मोर इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि आप अपने क्रेडिट के बारे में, अपनी प्रोफाइल के बारे में और ज़्यादा जानिए। लोन ले लिया, अगर नहीं चुकाया तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। इसीलिए आज के टाइम पे जब लोन्स ईजिली अवेलेबल हैं तो आपको बहक नहीं जाना है कि अवेलेबल है मैंने ले लिया, आपको ज़रूरत है तभी लेना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो दैट मीन्स मेरी क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होती चली जा रही है, मेरी रिपोर्ट में ये चीज़ें शो करेंगी, तो मेरे को कभी भी इनडिसिप्लिन नहीं दिखाना है। जब भी रीपेमेंट की बात है, अपने ड्यूज टाइम पे देने हैं, पूरे देने हैं। इनडिसिप्लिन की जो आपने बात की, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स रहते हैं कि मतलब एक अगर मैं कहूँ कि टॉप जो 3 पॉइंट है 5 पॉइंट है जो आपको फॉलो करने ही है, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स रहते हैं? क्रेडिट कार्ड से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हम सभी के पास क्रेडिट कार्ड्स ईजिली अवेलेबल हैं अब। क्रेडिट कार्ड्स का आपके पोर्टफोलियो में होना, एक सही मात्रा में होना बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं, वो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। और आपका यूटिलाइजेशन कैसा है उन कार्ड्स पे। सपोज आपके पास 2 कार्ड हैं जिनको मिला के सम टोटल आपके पास लेट्स से 1 लाख रुपए की लिमिट है। अब उस 1 लाख की लिमिट को आप कितना यूटिलाइज करके बैठे हैं और कितना फ्री है। एक नंबर है विच इज़ 30%। अगर आपका क्रेडिट कार्ड्स पे ओवरऑल लिमिट का यूटिलाइजेशन 30% या उसके अंदर है, दैट मीन्स आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन हैं और वो आपके स्कोर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। और उसके विपरीत अगर आपने ओवर लेवरेज किया है या 100% अपनी लिमिट यूटिलाइज कर रखी है, वो शो करता है कि आपको फिनेंशियली साउंड नहीं है। आपको क्रेडिट अगर मिला है तो आपने उसको पूरा यूटिलाइज किया हुआ है। दैट मीन्स अगर अभी कोई एक इमरजेंसी का इवेंट आ गया तो आप अपनी ओब्लिगेशन शायद पूरी भी ना कर सके, रीपे ही ना कर सके। इसीलिए क्रेडिट कार्ड्स में ऐसा एक लॉजिक होता है, 30% के अंदर अगर आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन है तो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल सॉलिड है। अब हम बिजनेसेस की बात करते हैं कि लोन्स बिजनेसेस के लिए भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप देखेंगे सप्लाई चेन फाइनेंस ईजिली अवेलेबल है एमएसएमईज के लिए जो ट्रेड कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब अगर आप वो लोन्स ईजिली अवेलेबल हैं और आपने लिए हुए हैं और आप प्रूडेंट नहीं हैं और आप अपनी बिजनेस इनकम और पर्सनल इनकम या बिजनेस फाइनेंसेस पर्सनल फाइनेंसेस मिक्स कर रहे हैं, तो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो लोन्स का अवेलेबल होना आपकी प्रोफाइल पे एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है कि आपके लिए लोन्स अवेलेबल हैं, दैट मीन्स आपकी प्रोफाइल पॉजिटिव है। बट हमें उसे ओवर लेवरेज नहीं करना है। जब आपको नीड है तभी आप लोन्स के लिए जाएं। हमें खुद को जानना पड़ेगा कि सही में मुझे लोन की ज़रूरत है कि नहीं, क्रेडिट की ज़रूरत है कि नहीं, उसके बाद ही मुझे अप्रोच करना है। करेक्ट। अननेसेसरी अदरवाइज इम्प्लीकेशन उससे खराब हो सकते हैं। जितना ज़्यादा आप पोर्टफोलियो अपना बड़ा करेंगे उतना ही मैनेज करना आपके लिए ही डिफिकल्ट बनता चला जाएगा। जितना कंसोलिडेटेड रखेंगे कि नीड बेस्ड क्रेडिट मेरे पास अवेलेबल है, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है, उतना आपके लिए ईजी होगा मैनेज करना और उतनी ही प्रोपेंसिटी कम होगी आपके डिफॉल्ट्स की। ओके। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि पर्सनल लेवल पे आप कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करते हो बिजनेस पीपल को, तो आप क्या क्या करते हो? जी, मेरे पर्सनल लेवल पे मैं कोशिश करता हूँ क्रेडिट एजुकेशन अवेयरनेस के बारे में बातें करता हूँ। जब भी किसी फोरम में बैठता हूँ बिजनेस ओनर्स के साथ, किसी एसोसिएशन मीटिंग्स में जाता हूँ, वहाँ मैं ये टॉपिक उठाता हूँ। कई बार मैंने वेबिनार्स में पार्टिसिपेट किया है एज अ स्पीकर, सो वहाँ मैं क्रेडिट अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाता हूँ और गुड और बैड क्रेडिट प्रैक्टिसेस क्या हैं उनकी बात करता हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं वो भी उसका एक हिस्सा है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचे, क्रेडिट अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रेडिट एजुकेशन की इंपॉर्टेंस का पता चले पूरे इकोसिस्टम में, बिजनेस ओनर्स, पर्सनल लेवल पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप जिन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, उन्हीं को आप ट्रैक करते हैं। जिन चीज़ों में आपकी समझ कम है आप उनको ट्रैक भी नहीं करते। इसीलिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है अपने क्रेडिट के बारे में, अपने फिनेंसेस के बारे में, तो ही आप उसको ट्रैक कर पाएंगे और हमेशा पटरी पे रख पाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस पीपल है कि जिनको फिनेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, बिजनेस कैसे चलाना उनको पता है, प्रॉफिट कैसे निकालना है पता है, कम्युनिकेशन कैसे रखना है, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है, वो सब उनको पता है, लेकिन जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो नहीं है काफ़ी लोगों के पास में। तो ऐसे कौन से फाइनेंशियल टर्म्स है कि जो एक एमएसएमई ओनर को पता चाहिए एक लोन को अप्लाई करने पहले या फिर क्रेडिट को अप्लाई करने से पहले? ओके। सो मतलब आप जानना चाह रहे हैं कि एक एमएसएमई किन बातों का ध्यान रखे जब वो क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। करेक्ट। और
क्या इन्फॉर्मेशन पहले से थोड़ी गैदर कर लें ताकि उनकी डिस्कशन नेगोशिएशन बेटर हो लेंडर्स के साथ। करेक्ट जी। और प्लस जब वो लोन लेंगे या फिर क्रेडिट लेंगे तो वो समझ पाएंगे कि हाँ मुझे कैसे इसको यूटिलाइज भी करना है। ओके ओके। सो देखिए, बिजनेस ओनर्स को 3 या 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो क्रेडिट लेने के लिए लेंडर्स के पास जाते हैं। सबसे पहले तो उन्हें किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। उन्हें डे टू डे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं तो उसके लिए एक अलग प्रोडक्ट है जिसे हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग कहते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उनको टर्म लोन्स या बिजनेस लोन्स की ज़रूरत है। और इसी के साथ अगर वो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है और फॉरेन करेंसी में ट्रेड करते हैं तो उनको फॉरेन करेंसी में भी लोन्स अवेलेबल होते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट अभी है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्या नीड्स आप फुलफिल करने वाले हैं। उस सब को जान के आप जब लेंडर के साथ बैठें अक्रॉस द टेबल, तब आप बातें कर सकते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड कि इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या टेन्योर के लिए ये प्रोडक्ट मिलता है, ईएमआईज कितनी बन सकती हैं, रीपेमेंट किन डेट्स पे होगा। आप वो डेट्स का भी ध्यान रख सकते हैं कि जब आपको पता है आपके बहुत कलेक्शंस आते हैं तो आपकी ड्यू डेट्स भी उन्हीं डेट्स के आसपास रहें तो आप हमेशा फंडेड रहेंगे। आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आज ड्यू डेट है और हमारे पास फिनेंस की कमी है। चौथी बात ये है कि आप अपने लोन्स को अगर रीपे करना चाहते हैं तो क्या उन प्रोडक्ट्स में रीपेमेंट अलाउ है या नहीं टेन्योर ख़त्म होने से पहले, और क्या रीपेमेंट के करने के लिए आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी या ज़ीरो पेनल्टी है। सो ये काफ़ी चीज़ें हैं, 4 या 5 चीज़ें जो अभी मेरे दिमाग में आ रही हैं, जो एक बिजनेस ओनर लेंडर्स से बातें करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं ताकि वो एक प्रूडेंट डिसीजन लें कि कौन से टाइप का लोन उन्हें चाहिए, कितने टेन्योर के लिए चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगा वो लोन और वो उसे सर्विस कैसे कर पाएंगे। ऐसे कौन से लॉ है या फिर रेगुलेशंस है कि जो एमएसएमई ओनर को पता चाहिए एक लोन अप्लाई करने से पहले कि हम उसका लॉ का या फिर वो रेगुलेशंस का वायोलेशन ना करें जिसकी वजह से। ओके। पहले तो लॉ ऑफ द लैंड, आपको इंडियन लॉज की जानकारी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट लॉज क्या हैं आपको वो पता होना चाहिए। दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप बिजनेस जब करेंगे तो आप इनकम जनरेट करेंगे, तो आप कंप्लाइंट होने चाहिए, आपके रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फाइलिंग सब टाइम पे हों, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नया एमएसएमई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मुझे ये उद्यम सर्टिफिकेट बनाना है, क्योंकि काफ़ी एमएसएमई स्कीम्स के लिए अभी उद्यम नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। और कौन से लोन्स अवेलेबल हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, जब आप क्रेडिट लेते हैं तो आपको रीपेमेंट किस तरीके से करना है, नहीं करना है, आपको मैं कहूँगा थोड़ी सिक्रा एक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए कि क्रेडिट ब्यूरोस किस तरीके से काम करते हैं, आपको क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट प्रोफाइल्स सबकी जानकारी होनी चाहिए जब आप बिजनेस कर रहे हैं और जब आपको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। ये जानकारी और ये नॉलेज आपके पास होगी तो मेरे हिसाब से चांसेस बहुत कम है कि आप कोई गलत डिसीजन लेंगे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि हमें लोन को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। एक शायद तक आपने भी न्यूज़ देखी होगी कि एक स्टार्टअप था जो कैब सर्विसेज प्रोवाइड करता था। उन्होंने फंडिंग ले लिया। फंडिंग लेने के बाद में ओन एक्सपेंसेस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वो फंड्स यूज़ कर लिए, मतलब खुद के लिए घर यूज़ कर लिया, फिर बाद में काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स थे घर के लिए वो उन्होंने यूज़ कर लिए, उसके लिए मतलब वो फंड्स यूज़ कर लिए। तो लेंडर्स को कितना ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जो पैसा है जो मैंने इसको दिया है वो कैसे यूज़ हो रहा है, तो कैसे वो देखेगा। देखिए, लेंडर्स जब लोन देते हैं तो वो हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप ये पैसों का एंड यूज़ किस तरीके से करने वाले हैं, जिसे हम बैंकिंग टर्म्स में एंड यूज़ मॉनिटरिंग कहते हैं। अगर लेंडर्स आपको टर्म लोन दे रहे हैं तो वो एक रीज़न के लिए देंगे कि आपको लेट सपोज आज 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है आपके बिजनेस में लगाने के लिए, तो वो क्या आप ऐसा करने वाले हैं जिसके लिए आपको 1 करोड़ की ज़रूरत है। वो आपसे प्रूफ मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपसे एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आप ये 1 करोड़ वहीं यूज़ करेंगे जिसके लिए हम आपको लोन दे रहे हैं। बट कई फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं जैसे आपके पास कैश क्रेडिट होता है, आपके पास ओवरड्राफ्ट होता है, जिसमें एंड यूज़ मॉनिटर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेंडर्स के लिए भी, क्योंकि वो एक लिमिट आपको बना के दे दी जाती है। कैश क्रेडिट आपको आपके डेली एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए दी जाती है। ओवरड्राफ्ट एक अकाउंट है जिसमें आप अपने बैलेंस से ऊपर विड्रॉ कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसीज हैं तो या रिक्वायरमेंट्स है तो। अब इन फैसिलिटीज़ के अंदर
लेंडर्स के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है एकदम 100% श्योर होना कि ये फैसिलिटीज़ जिस पर्पस के लिए दी गई हैं सिर्फ उसी के लिए यूज़ हो रही हैं या कहीं और भी यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि उन फैसिलिटीज़ में आप जब विड्रॉ करते हैं तो आपको एज सच कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं लगाना होता। वर्किंग कैपिटल है, मतलब आप डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ कभी भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का लेंडर्स ध्यान रखते हैं। प्लस लेंडर्स जब लोन डिसबर्स करते हैं उसके बाद भी बोरोअर का बिहेवियर ऑब्जर्व करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे आपने बात करी इस एग्जाम्पल में, ये भी लाइट में कब आता है, जब किसी ना किसी ने ऑब्जर्वेशन में कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई होंगी तो ये चीज़ें लाइट्स में आ जाती हैं। जब तक नहीं आती तब तक नहीं पता चलता। तो दैट मीन्स लेंडर्स भी प्रूडेंट हैं, लेंडर्स भी बोरोअर्स की प्रोफाइल ऑब्जर्व करते रहते हैं, पोर्टफोलियो मॉनिटर करते रहते हैं। आपके बिजनेस के लिए जो आप एक्सपेंसेस लिमिट्स या फैसिलिटीज़ यूज़ करके कर रहे हैं उनको एंड यूज़ मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं लेंडर्स भी। अगर मैं लास्ट 20 ईयर्स का एक रिपोर्ट देखूँ तो एमएसएमई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी दे रही है प्लस लेंडर्स भी दे रहे हैं जी। लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशंस हुए हैं टर्म्स में, उसके बाद में लॉज में, उसके बाद में लेंडिंग्स में। तो आपको ऐसा लगता है फिर भी कि जो एमएसएमई ओनर्स है उनको लोन लेने के लिए या फिर क्रेडिट लेने के लिए कुछ डिफ़िकल्टीज जाती है, और वो क्या डिफ़िकल्टीज रहती है? जी हाँ, एमएसएमई को प्रमोट कर रहे हैं पूरा गवर्नमेंट इकोसिस्टम, लेंडिंग इकोसिस्टम एमएसएमई बोरोअर प्रोफाइल प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि एमएसएमईज इकोनॉमी के बैकबोन कहे जाते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट जीडीपी का 30-31% एमएसएमईज कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्सपोर्ट में भी एमएसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी बैकबोन है इंडियन एक्सपोर्ट्स की। इसीलिए प्रमोशन होता है। एमएसएमईज को फाइनेंस मिलना चाहिए टाइम पे, क्योंकि एमएसएमईज ग्रो करेंगे तो कंट्री ग्रो करेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। हैविंग सेड दैट, अब इसका एक डाउन साइड भी आ सकता है कि एमएसएमई प्रमोट हो रहे हैं तो जैसा आपने बोला कि कई बार डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। ये डिफ़िकल्टीज़ मैं कहूँगा कुछ समय पहले थोड़ी ज़्यादा आती थी, अब कुछ कम हुई हैं। क्योंकि कुछ समय पहले तक, आपसे 4-5 साल पहले या 7-8 साल पहले की बात ले लीजिए, जब इतना डिजिटल लेंडिंग में फोकस नहीं था। लेंडिंग पूरा डॉक्यूमेंट बेस्ड थी। आप जितने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा और आपको फंड्स एक्सेस किया जाएगा। अभी आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स भी अवेलेबल हैं। आप जीएसटी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं कहूँगा उसमें हेल्प करने के लिए, कि सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। आपकी बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए टूल्स हैं। प्लस आप ऑनलाइन कलेक्शंस भी बहुत लेते हैं एमएसएमईज आपका यूपीआई के थ्रू। सो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है और आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट दिखता है। तो ट्रेडिशनल लेंडिंग डिसीजनिंग से हट के अब थोड़ी अलग ऑल्टरनेट डेटा पे भी लेंडिंग होती है। आपके बिजनेस के कलेक्शंस को देखकर, आपके सप्लाई चेन की रोबस्टनेस को देखकर भी होती है। बट एमएसएमईज को लेंडिंग में जो डिफ़िकल्टीज़ पहले थोड़ी ज़्यादा आती थी वो मैं चॉक डाउन कर देता हूँ। क्या डिफ़िकल्टीज़ आती थी कि इंटरेस्ट रेट्स हाई होते थे, क्योंकि एमएसएमईज के जनरली डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। डेटा पब्लिक नहीं होता था, डेटा इज़ वेरी प्राइवेट टू एमएसएमई बिजनेस ओनर्स। उनकी बैलेंस शीट्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी, क्योंकि पहले कुछ जनरल मार्केट प्रैक्टिस था कि टर्नओवर के दिखाना कितना है, करना कितना है, ये सब प्रैक्टिसेस पहले भी बहुत चलते थी। तो इन सब रीजंस की वजह से लेंडर्स भी थोड़ा झिझकते थे, क्योंकि देखिए कोई भी अपना पैसा आपको दे रहा है उधार पे, वो देखेगा ना आपकी प्रोफाइल लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है। आप जिस तरीके के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते थे बेसिस आपकी प्रोफाइल इवैल्यूएट होती थी। तो लेंडर्स भी नेचुरली टाइम लेते थे। अभी भी कई जगह आप बड़े लोन्स जब लेने जाते हैं तो यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो मेरे हिसाब से हाई इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम, हाई प्रोसेसिंग फ़ी, क्योंकि जब भी आप एक लोन लेने जाते हैं तो आप एक प्रोसेसिंग फ़ी भी देते हैं उस लोन की। लिमिट का जनरली 0.5 से 1-2% कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। हाई टर्न अराउंड टाइम, द डे यू स्टार्टेड योर एप्लीकेशन एंड द फाइनल डिसबर्सल डेट, वो कभी कभी महीनों में भी चली जाती थी। उसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, आपको रीपेमेंट और प्री पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर हाई पेनल्टीज। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज एमएसएमईज फेस करते थे। मेरे हिसाब से उनका लेवल अभी काफ़ी नीचे आ गया है, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स अवेलेबल हैं ट्रांजैक्शंस के। ज़्यादातर बिजनेस डिजिटली अब रन हो रहा है, ज़्यादातर बिजनेस जीएसटी डेटा के हिसाब से रन हो रहा है। आपको अगर जीएसटी डेटा चेक करना है उसमें आपको सेल्स, परचेज, कितना टैक्स फाइल कर रहे हैं, कौन से स्टेट में सेल हो रही है, इंटर स्टेट कितनी है, इंट्रा स्टेट कितनी है, सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो डेटा का एक्सेस अब स्मूदन हो गया है। उसकी वजह से एमएसएमई बोरोइंग भी थोड़ी सी बेटर हुई है मार्केट में।
जो हम पहले का कंपेयर करें उससे अब। तो जी, थोड़ी परेशानियां तो हर एक प्रोफाइल में, हर एक स्पेस में होती हैं, वो अभी भी हैं, बट काफ़ी हद तक वो परेशानियां रिजॉल्व कर ली गई हैं एमएसएमई फाइनेंसिंग के लिए। मैं थोड़ा सा डीप डाइव जाना चाहूँगा। जो आपने कहा था कि एमएसएमई बैकबोन है हमारे हम्म। इकोनॉमी का, तो ऐसा क्या है एमएसएमई में कि वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेबल बनते आ रहा है आज के डेट में? ओके, देखिए, एमएसएमईज जनरली फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं इंडिया में। अगर आप आज एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, आप एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए एंट्री बैरियर मुश्किल नहीं है एक एमएसएमई की कैटेगराइजेशन में आने के लिए। आप बिजनेस ओनर हैं, आप डे वन से एक एमएसएमई की कैटेगराइजेशन में आ सकते हैं। अगर आपने उद्यम सर्टिफिकेट ले लिया है, आप गवर्नमेंट डेफिनेशंस में फुलफिल होता है। अभी एमएसएमईज का जो एडवांटेज है वो ये है कि एमएसएमईज एजाइल होती हैं। उनके लिए चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। करंट मार्केट ट्रेंड सिनेरियोस को देख के वो करेक्टिव एक्शंस लेके अपने को चेंज कर सकते हैं जल्दी, क्योंकि साइज छोटा है, डिसीजन मेकिंग प्रमोटर के हाथ में है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में है, तो जल्दी हो जाता है। तीसरा, एमएसएमईज अपने फिनेंसेस को लेकर प्रूडेंट हैं। उन्हें पता है कि कितने फिनेंस की ज़रूरत है, कितना फिनेंस चाहिए, क्या ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट है इस वक्त। और एमएसएमईज इनोवेटिव भी बहुत हैं। अब आप देखें, डिजिटल एज में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इंडिया में कितना बूम कर रहा है। सेम गोज विद एमएसएमईज, सेम गोज फॉर स्टार्टअप्स। तो इनोवेशन, डिजिटल इंक्लूसिवनेस, ये एक मंत्रा है जिसके थ्रू अब एमएसएमईज खुद को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो इंडियन एमएसएमईज का ये एडवांटेज है। हाँ, साथ ही साथ कुछ ब्लॉकेजेस हैं। मैं कहूँगा कि कंप्लायंस, रेगुलेटरी फाइलिंग्स, ये सब भी करना बहुत ज़रूरी है whenever you are wanting to show a robust profile of MSMEs as a whole in India। तो एडवांटेजेस बहुत हैं। कुछ चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है कि कंप्लायंस पूरा फॉलो करना है, फाइलिंग, टैक्स फाइलिंग्स, रेगुलेटरी फाइलिंग्स टाइम टू टाइम करनी है, उनमें डिफॉल्ट्स नहीं करने। तो इट्स अ वेरी रोबस्ट इकोसिस्टम। एमएसएमई में अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री इन दोनों को बाहर निकाल दूँ, तो आज की डेट में जो स्पेस इंडस्ट्री है, उसके बाद में जो एग्रीकल्चर है या फिर डिफेंस सेक्टर में है, तो ये सेक्टर्स कैसे इनका कैसा वर्किंग स्ट्रक्चर रह रहा है? देखिए, पहले ये सेक्टर्स ओपन नहीं थे प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। पिछले कुछ सालों से ये सेक्टर्स प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए ओपन हो गए हैं। अब क्योंकि जब आप ये सेक्टर ओपन कर रहे हैं तो कंपनीज विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, और जब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है तो जनरली भले ही वो किसी बड़े ग्रुप की कंपनी हो, अगर इस सेक्टर में काम कर रही है तो एमएसएमई ही कहलाएगी, क्योंकि टर्नओवर रेंज के हिसाब से। अब एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट ने फाइनेंसिंग बहुत ईजी बना दी है एमएसएमईज के लिए। मुद्रा लोन एक उसका एग्जाम्पल है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर है। किसी भी एमएसएमई को अनसिक्योर्ड कोलैटरल फ्री बोरोइंग अवेलेबल है। अगर आपके पास बिजनेस आइडियाज़ हैं तो आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, सरकार भी आपके साथ है उस मामले में। पहले ये प्रॉब्लम्स होती थी, अब ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। प्लस एविएशन, एरोस्पेस, डिफेंस, और मैं बोलूँगा टूरिज्म भी एक सेक्टर है जिसे बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो जितने सेक्टर्स ओपन अप होते जाएंगे उतने सेक्टर्स एमएसएमई का पार्ट बनते चले जाएंगे, और एमएसएमई की रोबस्टनेस, एमएसएमई की जो हम बोलते हैं इकोनॉमी की बैकबोन है, उस थ्योरी को और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आपको ग्रोथ इंजन्स चाहिए होते हैं। आप जब बिजनेस भी करते हैं तो हमेशा एवेन्यूज़ ढूंढते रहते हैं कि इस सेक्टर में भी कुछ कर लूँ, इस मार्केट को भी कैप्चर कर लूँ। उसी तरीके से जितने सेक्टर्स ओपन होते चले जाएंगे प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए, एमएसएमईज उतने ही रोबस्ट होते चले जाएंगे। क्योंकि सपोज डिफेंस, एरोस्पेस में अगर इन्वेस्टमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं कहूँगा कि एमएसएमईज हो सकता है डायरेक्टली उस सेक्टर में खुद कुछ ना बनाए, बट सप्लायर्स ज़रूर बन सकते हैं। अगर आपको एक बड़ी इक्विपमेंट बनानी है तो उसके कई छोटे 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 पार्ट्स होते हैं। अब वो छोटे छोटे पार्ट्स बड़ा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं बनाएगा, वो कहीं ना कहीं से सप्लाई ढूंढेगा। तो किसी ना किसी फॉर्म में जितने नए सेक्टर्स ओपन होते हैं एमएसएमईज को बेनिफिट होता ही है, क्योंकि एमएसएमई सप्लायर्स बन जाते हैं। एमएसएमईज को एक एंकर वायर मिलता चला जाता है। तो जैसे ही बड़े सेक्टर्स ओपन होते हैं वैसे ही स्मॉल मीडियम एमएसएमईज को सपोर्ट और मिलता चला जाता है। जो मुद्रा लोन की आपने बात की थी, तो ऐसे कौन कौन से लोन के टाइप्स है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या फिर मे बी शायद तक कि एनजीओ भी कुछ प्रोवाइड करती होगी, या फिर फिनटेक है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, तो ऐसे कौन कौन से लोन टाइप्स है जो एमएसएमई के लिए अवेलेबल है? देखिए,
MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट, जैसा मैंने बोला, मुद्रा योजना है जिसके अंदर आपको कई तरीके के लोन्स की लिमिट्स के हिसाब से लोन्स मिलते हैं, अप टू 10 लाख, अप टू 25 लाख, 25 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 1.5 करोड़। तो ये सारी लिमिट्स हैं जिसके हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल इवैल्यूएट करा सकते हो उन लोन्स के अंदर। प्लस अगर आप कुछ सेक्टर्स में हो जिन्हें गवर्नमेंट और प्रमोट करना चाहती है तो काफ़ी ग्रांट और स्कीम्स भी होती हैं कि आपको लोन नहीं अगर लेना है इस वक्त, आप रिसर्च फेज में हो, आप अपनी कंपनी अभी बिल्ड कर रहे हो, तो आप ग्रांट्स के बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। और लोन्स की जब हम बात करते हैं तो एक MSME के पास ऑप्शंस होते हैं कि उन्हें किस टाइप का लोन चाहिए। उन्हें डे टू डे फंक्शनिंग के लिए लोन चाहिए तो वो वर्किंग कैपिटल लोन्स अवेलेबल हैं अक्रॉस बैंक्स। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सपेंशन करना है तो टर्म लेंडिंग अवेलेबल है जो आपको एक फिक्स टेन्योर के लिए मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको OD अकाउंट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं जो आपके अकाउंट के बैलेंस के ऊपर भी आपको विड्रॉ करने के लिए अलाउ करते हैं। सो इस तरीके के लोन्स अवेलेबल हैं। प्लस आप अगर ट्रेड फाइनेंस के लिए लोन्स ढूंढ रहे हैं तो आपके पास सप्लाई चेन फाइनेंस के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। सप्लाई चेन फाइनेंस किस तरीके से काम करता है कि आपने कुछ माल बेचा क्रेडिट पे, वो इनवॉइस पे एक्सेप्टेंस आई हुई है बायर की तरफ से। अब आप इंतज़ार अगर नहीं कर सकते, आपको और प्रोडक्शन के लिए मनी की ज़रूरत है, तो आप वो इनवॉइस को डिस्काउंट करा सकते हैं लेंडर्स से। तो ये एक सप्लाई चेन का फाइनेंस होता है जो ट्रेड फाइनेंस की कैटेगरी में आता है। ये डोमेस्टिक भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है। इसको हम जनरली सेल्स इनवॉइस फाइनेंसिंग या परचेज इनवॉइस फाइनेंसिंग या बिल डिस्काउंटिंग, इस तरीके से भी मार्केट में इनके नाम है। तो येस, आपके लिए काफ़ी तरीके के लेंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं एज एन MSME बिजनेस ओनर, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, सपोर्टेड बाय लेंडर्स। जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं, एक एक्सपेंसिव इंटरेस्ट रेट और एक चीप इंटरेस्ट रेट। तो एज अ ले मैन मेरे लिए इंटरेस्ट मतलब पेमेंट ही है, मतलब वो मेरे लिए खर्चा ही है जी। तो वो चीप और एक्सपेंसिव ये कैसे आइडेंटिफाई होता है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये बहुत रिलेटिव है। अब इंटरेस्ट रेट्स हमेशा एक रेंज में ऑपरेट करते हैं। अगर हम मार्केट से पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो हमें पता है कि रेंज होती है 10% से 18% तक लोन्स की, या और अच्छी प्रोफाइल के लिए लेट्स से 9.5 से 18, 9.5 से 20, 22, 24% तक भी जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट प्रोफाइल। अब यहाँ पे आपके क्रेडिट स्कोर की इंपॉर्टेंस आ जाती है और आपकी ओवरऑल लोन रीपेमेंट हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आ जाती है। इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी रिलेटिव, वेरी सब्जेक्टिव, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करते हैं, बोरोअर प्रोफाइल टू प्रोफाइल नेगोशिएशन में भी डिफर करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट रेट्स की रेंज चेक करें और उस रेंज में आपको क्या ऑफर मिल रहा है, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे चीप रेट्स पे मिल रहा है इंटरेस्ट या मुझे हाई इंटरेस्ट रेट पे ये लेंडिंग प्रोडक्ट अवेलेबल है। सपोज मैं अपनी प्रोफाइल या आप अपनी प्रोफाइल में लेंडर के पास जाते हैं, आपको वो पर्सनल लोन 10% पे देने तैयार है, बट मुझे नहीं है, मुझे कह रहे हैं आपको 12.5% पे मिलेगा आपकी प्रोफाइल इवैल्यूएट करने के बाद, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रोफाइल का कहीं ना कहीं रिस्क इवैल्यूएशन किया और मैं आपसे ज़्यादा रिस्की बोरोअर उनकी नज़र में होऊंगा। तो मैं अगर आपसे कंपेयर करूं तो मुझे लोन महंगा मिला, और अगर मैं मार्केट से कंपेयर करूं तो मैं सोचूंगा कि हाँ ठीक है, मार्केट में तो लोन 24% तक भी मिल रहा है, मतलब मुझे एक ठीक तरीके के रेट पे लोन मिल गया मेरी करंट सिचुएशन के हिसाब से। तो येस, इंटरेस्ट रेट्स बहुत रिलेटिव हैं, प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिफर करते हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करते हैं और रेंज बाउंड होते हैं। आप किस रेट पे इंटरेस्ट रेट अवेल कर पा रहे हैं मार्केट से, वो बताएगा आपको चीपली मिल रहा है या मीडियम रेट्स पे मिल रहा है या हाई रेट्स पे मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट एंड रिस्क प्रोफाइल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाई रेट्स पे है, मतलब एक्सपेंसिव अगर इंटरेस्ट रेट हो रहा है, तो ये एक बिजनेस पर्सन के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप एक वो ब्रैकेट से बाहर जा रहे हो कि जहाँ पे शायद तक आपको बाद में लोन भी ना मिले। करेक्ट। हाँ, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको मार्केट में सिर्फ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स अवेलेबल हो रहे हैं, दैट मीन्स आपकी प्रोफाइल लो रिस्क में तो है ही नहीं, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क प्रोफाइल आपके बन चुकी है, अगर मैं सिर्फ क्रेडिट प्रोफाइल की बात करूं तो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपके क्रेडिट प्रोफाइल का ही एक आउटपुट है। तो यस, ऐसा कहा जा सकता है। और मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लेंडर की तरफ से वैसे ही ट्रीटमेंट मिलती है, अगर आप अच्छा नहीं है आपका प्रोफाइल तो आपको उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया जाता है, ना ही आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी सर्व किए जाते हैं कि नहीं आपके लिए बस इतना ही, आप इतना यूटिलाइज करो, इसको प्रॉपर्ली रीपेमेंट करो, फिर हम अगले प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये लेंडर टू लेंडर वेरी करता है। हर एक लेंडर की अपनी एक क्रेडिट पॉलिसी होती है, प्रोफाइल एक्सेप्टेंस पॉलिसी होती है और प्रोफाइल सेग्रीगेशन होती है। लो रिस्क प्रोफाइल के लिए ये प्रोपोजिशन है, मीडियम रिस्क के लिए ये है, हाई रिस्क के लिए ये है। तो आप जिस प्रोफाइल कैटेगरी में बैठते हैं आपको वैसा ही लेंडर की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है।
तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये सही है, आपकी प्रोफाइल की रिस्क लेवल के बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा लेंडर से। अब हम रीपेमेंट्स इस पे आते हैं, स्ट्रेटेजीज पे। तो एमएसएमई के लिए कैसे रखनी चाहिए रीपेमेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब ओनर ने कैसे रखनी चाहिए खुद के लिए? कैश फ्लो एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है कि आप इनकम जनरेट कितनी कर रहे हैं और आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम टू सर्विस योर डेट। तो आप अपनी ईएमआईज उसी हिसाब से स्ट्रक्चर करवाइए लेंडर के साथ। ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस लेके आप सोच रहे हैं कि नहीं लोन का टेन्योर कम करते हैं, 10 की जगह 20,000 हर महीने भर देंगे, दैट मीन्स आप अपने ऊपर स्ट्रेस ले रहे हैं। कल को कोई फ्यूचर इवेंचुअलिटी आ गई है, इमरजेंसी फंडिंग की रिक्वायरमेंट आ गई, तो आप कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट या इधर करेंगे या उधर करेंगे। तो रीपेमेंट स्ट्रैटेजी आपको अपने कैश फ्लो के बेसिस पे बनानी चाहिए। आपकी करंट इनकम, करंट एक्सपेंसेस, क्या रिक्वायरमेंट है आपको लोन्स पे। ऐसा नहीं है कि आपने लोन्स लिए हुए हैं, रिक्वायरमेंट नहीं थी बट फिर भी लोन्स लेके आप उनको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर एक और डेट का बर्डन डाल रहे हैं। प्रूडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए, जितनी ज़रूरत है उतने ही लोन्स लीजिए और उन्हें टाइमली रीपे करिए, तो आपकी प्रोफाइल हमेशा बनी रहेगी एक लेंडेबल प्रोफाइल। तो आपको फ्यूचर में भी जब कभी क्रेडिट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। यहाँ पे आपने जैसे कहा था कि लेंडर के साथ में मिलके आपको डेट्स है जो मैनेज करने पड़ेंगे, कि कौन सी डेट पे मेरा अमाउंट डेबिट होना चाहिए, कितना अमाउंट हो सकता है। तो मतलब इसका मतलब मुझे पहले स्टडी करना पड़ेगा कि मेरे डेटर्स कौन से हैं, वो डेटर से मुझे फंड्स कब आने वाले हैं। अगर 1 से 10 तक मुझे सारे पेमेंट्स आ रहे हैं, मतलब 11-12 तक मैं अपना रीपेमेंट कर सकता हूँ। ये जब मैं स्टडी कर रहा था आज के टॉपिक रिलेटेड, तो मैंने 2 चीज़ें देखी। एक है लोन सेवी, मतलब क्रेडिट सेवी, और क्रेडिट हंगरी। तो ये 2 टर्म्स क्या रहती है? ओके, क्रेडिट हंगरी मीन्स यू हैव एक्सेस टू क्रेडिट एंड यू आर अवेलिंग दैट। मतलब आपको अगर ऑप्शन मिल रहा है कि लोन ले लीजिए, कार्ड्स ले लीजिए, और आप लेते चले जा रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि मुझे क्या इसकी सच में ज़रूरत है या नहीं। हंगरी वो वर्ड सही होता है ना, कि लेते जाओ लेते जाओ। हंगरी वर्ड ही वही है कि अगर आप खा रहे हैं तो खाते जा रहे हैं, भूख लगती चली जा रही है। तो उसी तरीके से क्रेडिट हंगरी भी एक टर्मिनोलॉजी है कि एक ये कि सप्लाई देखिए लोन्स की अवेलेबल है अच्छी प्रोफाइल्स के लिए। आप क्रेडिट हंगरी हैं या आप क्रेडिट सेवी हैं, वो आपको डिसाइड करना है। आज आपके पास ऑप्शंस हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर ही लीजिए। 10 क्रेडिट कार्ड ऑफर्स हैं तो 10 के 10 ले ही लीजिए, और 10 क्रेडिट कार्ड की मिला के 10 लाख की लिमिट है तो आप सोच रहे हैं कि हाँ लिमिट है, क्यों ना यूज़ करें, यूज़ कर ही लीजिए। तो इस कैटेगरी के लोग जनरली क्रेडिट हंगरी कैटेगरी में आते हैं कि यस, जैसे ही उनके पास ऑप्शन आता है वो अप्लाई करके लोन्स ले लेते हैं, या जो ऑफर्स आते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्रेडिट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं। इसके विपरीत क्रेडिट सेवी वो लोग हैं जो क्रेडिट को एक टूल की तरह यूज़ करते हैं, कि अगर मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए क्रेडिट एक टूल है, तो मैं उसे उसी तरीके से यूज़ करूँगा। मुझे आज अगर 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो मैं उतना ही लोन लूँगा, उससे ऊपर नहीं। भले ही मुझे कोई 2 करोड़ देना चाहे। आपको भी कई बार ये आता होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी इतनी है, आप ये ले लीजिए। फिर कई बार आप सामने से बोलते हैं नहीं इतना नहीं चाहिए मुझे, सैंक्शन भी मत करिए, इतने की ही ज़रूरत है। वो आपकी सेविनेस दिखाती है कि मुझे बहुत क्लियरली पता है कि मेरे को इस वक्त इतने ही क्रेडिट की ज़रूरत है और मैं इतना ही लूँगा और इतना ही यूटिलाइजेशन रखूँगा ताकि मैं रीपे भी कर पाऊँ। क्योंकि क्रेडिट आपको लाइफ में, कई बार लाइफ में ऐसे इवेंट्स आते हैं कि क्रेडिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप जब एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब में आते हैं तो आपको सबसे पहले एक क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट आ ही जाती है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए एंड फॉर ईज ऑफ ट्रांजैक्शंस। फिर आप और आगे बढ़ते हैं, आप शादी करते हैं, तब आपको एक लोन की रिक्वायरमेंट शायद पड़ सके मैरिज के टाइम पे। फिर आपको होम लोन चाहिए, आपको कार लोन चाहिए। तो ये लाइफ इवेंट्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं एज अ प्रोफेशनल, एज अ बिजनेस ओनर जब आप स्टार्ट करते हैं। उन सब इवेंट्स के टाइम पे आपको क्रेडिट का एक्सेस रहे, इसके लिए आपको हमेशा ये प्रूडेंस दिखानी है कि मैं अपना क्रेडिट रिस्पॉन्सिबली यूज़ करूँ और रीपे करूँ। सिर्फ लेने में फोकस नहीं होती, आपको रीपे करने के लिए भी हमेशा सोचते रहना चाहिए कि ये लोन मैं सर्विस कर भी पाऊंगा या नहीं जो मैं ले रहा हूँ। सो यस, ये सारी प्रोफाइल्स या इस तरीके से सोचने वाले लोग क्रेडिट सेवी की कैटेगरी में आते हैं। और जो लोग क्रेडिट एज एन ऑप्शन अवेलेबल है और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं बिना सोचे और रीपे करने के टाइम पे कभी कठिनाइयां भी फेस करते हैं, उनको हम क्रेडिट हंगरी की प्रोफाइल में डालते हैं। वो आपकी काफ़ी इंक्वायरीज से भी पता चलता है कि आपने शॉर्ट टर्म में लोन्स के लिए कितनी बार इंक्वायर किया, क्योंकि जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं
तो एक आपकी प्रोफाइल पे इंक्वायरी होती है क्रेडिट ब्यूरो के साथ, तो वहाँ पे एक इंक्वायरी आ जाती है, एक फुटप्रिंट आ जाता है। तो वो दर्शाता है कि आपने गए 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में कितनी बार आपके लिए इंक्वायरी की है लेंडर ने। दैट विल टर्म यू एज अ हंग्री और अ सैवी कस्टमर। काफ़ी बार ऐसे देखा जाता है कि जो बिजनेस पीपल है, मतलब मैं हंगरी के कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि वो एक सोसाइटी को मैसेज देने जाते हैं या फिर अपने सर्कल में मैसेज देने जाते हैं कि देख मेरा इतना लोन है तो इसलिए मैं इतना एक्टिव हूँ बिजनेस में। तो ये भी होता है। ये भी होता है जनरली ट्रेडिंग प्रोफाइल्स में ऐसा होता है, क्योंकि ट्रेडिंग बाय वर्च्यू मतलब लेन देन, आपने सामान खरीदा सामान बेचा। अब एक ट्रेडर को अगर अपना टर्नओवर बढ़ाना है तो मतलब है उन्हें ज़्यादा बार ट्रेड साइकिल्स करने पड़ेंगे, ज़्यादा सामान खरीदो, ज़्यादा सामान बेचो। अगर आपके पास लेट सपोज आज के डेट में एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, वो एक्स अमाउंट ऑफ मनी यूज करके आप एन नंबर ऑफ ट्रेड्स कर सकते हो एक गिवन पॉइंट इन टाइम में, लेट्स से इन अ फाइनेंशियल ईयर। बट अगर आपके पास 2x है, 3x है, तो आपको एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेस ओनर लगता है कि मैं 2 या 2n 3n टाइम्स ऑफ साइकिल में कर सकता हूं। तो अगर मैं 1 करोड़ रुपए यूज करके 10 करोड़ का बिजनेस कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं हर 2 महीने 3 महीने की साइकिल में रोटेशन कर रहा हूं, मनी का पैसा दे रहा हूं, खरीद रहा हूं, फिर मुझे पैसा आ भी रहा है। बट अगर मेरे पास 4 करोड़ हो तो मैं उसी को 40 करोड़ बना सकता हूं, तो मेरा टर्नओवर बढ़ जाएगा। तो येस, इट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में है तो एक्सेस टू फंड्स कैन डायरेक्टली रिजल्ट इनटू योर हायर टर्नओवर्स। तो ये कहना गलत नहीं होगा, बट मेरा ऐसा पर्सनली मानना नहीं है कि आपके पास अगर एक्सेस टू फाइनेंस है तो आप उस तरीके से सोचें और एक्सेस के बारे में फिर बैकवर्ड कैलकुलेशन करें। नहीं, आप जिस बिजनेस में हैं आपको उसी तरीके से उस बिजनेस को ट्रीट करना है। आपको उस वक्त जो रिक्वायरमेंट है आप उसी तरीके से अपने क्रेडिट को मैनेज करिए। एक जनरली मैंने देखा है ये कि जैसे मैंने इनिशियली कहा था कि कुछ बड़े बड़े लोग रहते हैं कि खुद के बारे में बोल देते हैं, तो वो हमेशा टर्नओवर के बारे में बात करते हैं कि मेरा टर्नओवर इतना है। ऑब्वियसली लेंडर के साथ में भी वो वही टोन में बात करते हैं कि मेरा टर्नओवर इतना है, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी कम रहता है जी। मे बी जो डिसिप्लिन की जो आपने बात की थी वो उतना प्रॉपरली मैनेज नहीं होता है, या फिर उसको सिर्फ दिखाना ही है कि मुझे मेरा टर्नओवर काफ़ी अच्छा है। जी हाँ, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी टर्नओवर से डायरेक्टली रिलेट नहीं हो पाती। प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है आप किस बिजनेस में हैं, और जिस बिजनेस में आप हैं, जिस सेक्टर में आप हैं, वहाँ जनरली प्रॉफिटेबिलिटी कितना परसेंट होता है टर्नओवर का। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं तो 1% से 2%, 2.5% का प्रॉफिटेबिलिटी एक अच्छा बिजनेस माना जाता है, क्योंकि आप लेन देन बस कर रहे हैं, आप उसमें वैल्यू ऐड इतना नहीं कर रहे हैं। उसके विपरीत या वीजा भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, एक फिनिश्ड गुड बना रहे हैं, दैट मीन्स आप अपनी मेहनत का एक पैसा लेंगे मार्केट में जब उसकी वैल्यू क्रिएशन आपने कर दिया है। तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिटेबिलिटी 6 to 10% हो सकती है। सर्विस सेक्टर में और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि सर्विस सेक्टर्स में आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको पता होते हैं। मोस्टली ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंसेस होता है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, सैलरी, ये सब होता है सर्विस बिजनेस में। क्योंकि आप यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं ला रहे, आप यहाँ कुछ प्रोक्योर करके वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और शायद ज़्यादा दिखा सकते हैं। बट ये कहना गलत होगा कि सिर्फ टर्नओवर ही ज़रूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी भी लेंडर्स असेस करते हैं जब बोरोवर प्रोफाइल देखते हैं, बट वो इतने ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपका सेक्टर एग्नोस्टिक नहीं बनाते। आप जिस सेक्टर में हैं उस सेक्टर के हिसाब से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेट मार्केट के हिसाब से है या नहीं, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। एमएसएमई में ऐसे कौन से सेक्टर है कि जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है, कि जहाँ पे शायद तक के लेंडर भी इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा कतराते हैं? देखिए बहुत नेचुरल है। मेरे हिसाब से सीजनैलिटी ऑफ बिजनेस एक हाई रिस्क बिजनेस होता है। अगर आप मैंगो बिजनेस करते हैं तो आप इसी दौरान वो बिजनेस ज़्यादा कर पाएंगे, टर्नओवर बढ़ा पाएंगे जब आप गर्मियों में होते हैं इस टाइम। अगर हम कहें मार्च से लेकर जुलाई अगस्त तक, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं। तो सीजनैलिटी ऑफ बिजनेस एक हाई रिस्क होता है, क्योंकि कई बार सीजन्स ख़राब हुए, आपका बिजनेस नहीं चला, हमने तो आपको पैसे दिए हुए हैं, आप अभी सर्विस कैसे करोगे? क्योंकि ऑब्जेक्टिवली आपकी अगर इनकम नीचे जाएगी तो आप सर्विस करने में प्रॉब्लम करोगे। तो वो एक एस्पेक्ट है जो हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। दूसरा, स्टार्टअप्स विदाउट एनी प्रूवन रेवेन्यू, कि अभी ही आप एक कंपनी बनाए हैं और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अभी बना ही नहीं है, आपकी कोई फुटप्रिंट नहीं है, आपकी प्रोफाइल नहीं है, तो वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ सकता है लेंडर्स के लिए। तीसरा, अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल बिजनेसेस, जो लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं ना, जैसे दुकानदार हो गए, किराना स्टोर, मर्चेंट स्टोर, जो कैश में हैवी बिजनेस कर रहे हैं। सो
बट अब तो ये चीज़ें भी काफ़ी बदल रही हैं यूपीआई के आने के बाद। बट ये 3 सेक्टर्स हैं जो हाई रिस्क में आते हैं जब लेंडर्स अपनी क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं। एक सीजनल बिजनेस है आपका क्या या नहीं, एक आप स्टार्टअप है जिसके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है रेवेन्यू का, तीसरा आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है या ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आपने कहा था अभी कि द अनप्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बिजनेस का, अगर मैं फर्स्ट टाइम बिजनेस में आ रहा हूँ, मेरे फैमिली में किसी ने भी बिजनेस नहीं किया है, आई एम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द बिजनेस, तो इसमें मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड कैसे दे सकता हूँ? हाँ, मैं अपनी आइडिया दे सकता हूँ कि ये मेरी आइडिया है और आगे चल के मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है या फिर मेरा बिजनेस इतना ग्रो कर सकता है जी, तो इसमें कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए इस कैटेगरी के लिए फिर आपके पास फाइनेंसिंग के अलग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आपके पास वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जो आपके बिजनेस आइडिया को देखकर आपको फंड करने के लिए आगे आ सकते हैं। जब लेंडर आपको फंड करने आता है दैट मीन्स वो आपको डेट दे रहा है, उधार देने आ रहा है। अब उधार देने से पहले आपकी प्रोफाइल को तो असेस कोई भी करेगा। आपके आइडिया के बेसिस पे आपको कोई उधार नहीं देगा। हाँ, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट जरूर कर सकता है एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि वहां पे उसको रिटर्न में इक्विटी मिल जाती है, आपके बिजनेस की ओनरशिप भी मिल जाती है। तो ये एक डिफरेंस है जब हम फॉर्मल लेंडिंग इकोसिस्टम में फाइनेंस जुटाने जाते हैं या हम वेंचर कैपिटलिस्ट, इक्विटी मार्केट्स या इक्विटी इकोसिस्टम में पैसे जुटाने जाते हैं जब हमारे पास कोई बिजनेस आइडिया है। तो लेंडर की नज़र में एज अ स्टार्टअप आप एक अनप्रूवन रेवेन्यू कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपने स्टार्ट किया है, आपने बिजनेस करना अभी शुरू नहीं किया, ये आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है। सो लेंडर आपको उधार किस बेसिस पे दे दे? लेंडर्स तो इक्विटी इन्वेस्ट करते नहीं है, वेंचर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स डालते नहीं है, कोई भी प्राइवेट इक्विटी या कोई सीड कैपिटल, इन सब में नहीं। उनके लिए अलग एजेंसीज हैं, अलग बॉडीज़ हैं, पूरा एक अलग इकोसिस्टम है। सो शायद ये प्रोफाइल्स वहाँ ज़्यादा सूटेबल होंगी अगर आपको फाइनेंस जुटाना है तो। पर्सनली आपको क्या लगता है कि जो इक्विटी में डील करते हैं लेंडर्स और इंटरेस्ट रेट पे डील करते हैं, तो इनमें सबसे बेटर क्या रहता है? देखिए बेटर या वर्स बताना मुश्किल है। अ मिक्स ऑफ बोथ विल बी एन ऐप थिंग, कि आपके पास क्रेडिट के ऑप्शंस या फाइनेंस आपने जो लिया है इक्विटी फॉर्म में कितना है, डेट फॉर्म में कितना है। एक हेल्दी मिक्स अगर डेट टू इक्विटी का है कि इतना इक्विटी इन्वेस्टमेंट है और साथ ही इतना डेट भी है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, देन इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड एप्ट प्रोफाइल। जैसे हम देखते हैं कि जहाँ पे भी एजुकेशन नहीं रहता है वहाँ पे मिथ्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं और वही मिथ्स के बेसिस पे हम काफ़ी साल रह जाते हैं वैसे ही। तो क्रेडिट के रिलेटेड या फिर क्रेडिट स्कोर के रिलेटेड ऐसे कौन से मिथ्स है? मिथ्स हैं, कई मिथ्स हैं जो अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं। वो ये है कि क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना इतना ज़रूरी नहीं है। ये भी एक मिथ है कि अगर 600 से 900 के बीच में कहीं भी मेरा क्रेडिट स्कोर है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, फ़र्क पड़ता है। जितना आपका क्रेडिट स्कोर 900 की तरफ जाएगा उतनी आपकी प्रोफाइल लीस्ट रिस्क कैटेगरी में आएगी, उतने ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। हाँ, आप उस ब्रैकेट में ज़रूर हैं, बट अगर आपको बेस्ट ऑप्शंस एक्सरसाइज करने हैं तो आपको उस ब्रैकेट के टॉप रेंज में होने के बारे में भी सोचना चाहिए। ये एक मिथ है। दूसरा ये मिथ है कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स में चेंजेस ब्यूरोज करते हैं। हाँ, हालांकि चेंज ब्यूरो करते हैं, बट लेंडर से जब वो इन्फॉर्मेशन आती है कलेक्ट होने के बाद ही चेंज करते हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ ऐसी रिपोर्टिंग है जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप उसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। आप लेंडर के पास जाके उसका जस्टिफिकेशन ले सकते हैं, फिर वो पॉजिटिव या चेंज इन्फॉर्मेशन लेंडर ब्यूरो को देगा और ब्यूरो फिर वो प्रोफाइल में चेंजेस करते हैं। तो ये एक दूसरा मिथ है कि लगता है कि क्रेडिट ब्यूरो डेटा मैनेज नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, बट ये एक सिनर्जी है लेंडर और क्रेडिट ब्यूरो के बीच की। क्रेडिट ब्यूरो के पास भी अगर आप जाते हैं इन्फॉर्मेशन चेंज कराने के लिए, वो भी लेंडर के ही डोर नॉक करेंगे कि आपके एक कस्टमर हमारे पास आए हैं, इनको रिपोर्ट में कुछ इशू है, आप इसके बारे में एक बार चेक करिए और अगर कोई चेंजेस हैं तो हमें बताइए ताकि हम हमारे तरफ से चेंजेस कर लें और प्रोफाइल चेंज हो जाए। तो ये एक और बड़ा मिथ है। जो हमने अभी लोन की बातें की है, तो लोन अप्लाई से लेके लोन डिसबर्स तक ये प्रोसेस कैसे रहता है? ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन तो लेंडर बता देगा, लेकिन एक क्या क्या प्रोसेस रहता है और कहाँ कहाँ एक लेंडर ने एक बोरोअर ने ध्यान देना चाहिए? ओके, देखिए जब भी एक बोरोअर लोन के लिए अप्लाई करता है तो 4 या 5 स्टेप्स होते हैं एक लेंडर की तरफ से जो वो लेते हैं एक प्रोफाइल को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन।
कि आपसे एप्लीकेशन लिया जाएगा, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाएंगे। ये सब होने के बाद एक स्टेप आएगा इवैल्यूएशन का। नेक्स्ट स्टेप, आपने जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए प्लस जो आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन लेंडर ब्यूरो से लेंगे उसको इवैल्यूएट करेंगे अपनी क्रेडिट पॉलिसी के साथ। इवैल्यूएशन के बेसिस पे वो अप्रूव या डिसअप्रूव करेंगे लोन को। अगर अप्रूव करते हैं तो थर्ड स्टेप है सैंक्शन। आपको जो लोन की रिक्वायरमेंट थी, जितनी लिमिट आपने मांगी उतना, या जो भी आपका आप लास्ट डिस्कशन हुआ लेंडर के साथ, उस बेसिस पे आपको एक लिमिट सैंक्शन हो जाएगी। सैंक्शन लिमिट आपको कम्युनिकेट कर दी जाएगी। अब बात आएगी कि वो लिमिट डिसबर्स होएगी। सैंक्शनिंग तक हमने सुन लिया। डिसबर्सल लेंडर और आपके बीच में है कि किस दिन से आपको लिमिट डिसबर्स करानी है, क्योंकि जिस दिन से लिमिट डिसबर्स होती है उस दिन से आपका इंटरेस्ट रेट लगना शुरू हो जाता है। तो ये चौथा स्टेप है। अब डिसबर्समेंट के बाद बात आती है पूरी बोरोअर के पास कि वो अपने लिमिट्स को रीपे किस तरीके से कर रहे हैं। तो पहले 4 स्टेप लेंडर के हाथ में रहते हैं, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन, सैंक्शन एंड डिसबर्सल। डिसबर्सल के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है बोरोअर की तरफ, क्योंकि अब उस लिमिट्स को आपको रीपे भी करना है। वो लोन्स जो आपने लिए हुए हैं उनको रीपे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो वो आपका रीपेमेंट एक साइकिल है, 5th साइकिल। ऑल इन ऑल पुट टुगेदर इट्स अ 5 to 6 स्टेप प्रोसेस। हाँ, रीपेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अब आपका रजिस्टर होने लगता है ब्यूरो रिपोर्ट्स में। लेंडर भी पोस्ट डिसबर्सल आपकी प्रोफाइल को मॉनिटर करते हैं, विच इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग। टाइम टू टाइम लेंडर्स ये एक्सरसाइज करते हैं कि पोर्टफोलियो का हेल्थ क्या है, जिनको हमने लोन्स दिए हैं वो टाइमली रीपे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किधर हमें ज़्यादा अटेंशन देनी है, कहाँ सेफ प्रोफाइल बोरोवर्स हैं जिन पे ज़्यादा अटेंशन देनी है, क्या एक्शंस लेने हैं, और ताकि उनको भी ट्रैक पे लाया जा सके। तो येस, दिस इज़ अ 5 to 6 स्टेप प्रोसेस जिसमें इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंडर की होती है। डिसबर्सल के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोरोवर के पास आ जाती है और लेंडर के पास भी आती है कि वो भी टाइमली इंटरवेंशन लेते रहें अगर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग के टाइम पे ऐसा होता है कि पोर्टफोलियो हाई रिस्क की तरफ जा रहा है। तो जो आपने स्क्रूटनी की बात की थी, डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटनी हो गई या फिर जो प्रोफाइल चेकिंग होता है, तो अभी ये सब कुछ ऑनलाइन होता है, मतलब डिजिटल वे से ही होता है? ज़्यादातर काम अभी ऑनलाइन होते हैं क्योंकि लेंडर्स के पास क्रेडिट असेसमेंट टूल्स बहुत अवेलेबल हैं अभी, डिजिटल टूल्स। बिजनेस रूल इंजन्स लेंडर्स ने डेवलप कर लिए हैं कि आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे इंफॉर्मेशन इनपुट होगी और सिस्टम से एक आउटपुट आ जाएगा आपकी प्रोफाइल की क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर, आपको क्या लोन मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। सो येस, इट्स अ मिक्स ऑफ डिजिटल एंड मैनुअल, मोर गेटिंग टूवर्ड्स डिजिटल डिसीजनिंग एंड डिसबर्सल्स। जो हाई टिकट साइज लोन्स हैं, लेट्स से 50-100 करोड़ 200 करोड़ की अगर फैसिलिटीज़ हैं, तो वो डिजिटल और मैनुअल का मिक्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक जजमेंटल लेंडिंग का एंगल भी आता है कि लेंडर को बोरोअर का प्रोफाइल, बोरोअर डिस्कशंस, बोरोअर इंटरव्यूज़, बोरोअर फैसिलिटीज़, प्लांट, मशीनरी सब देखने के बाद उनके बारे में क्या राय बनाई है। डॉक्यूमेंट्स की एक राय होती है और एक राय होती है आपकी पर्सनल जजमेंटल। सो जहाँ पे बड़े लोन टिकट साइज़ की बात होती है तो इनका मिक्स होता है। छोटे टिकट साइज लोन्स, लेट से 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10-20 लाख पर्सनल लेवल पे, ये ज़्यादातर डिजिटली भी अप्रूव हो जाते हैं। ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बैंकिंग में ही था, ट्रेड फिनांस डिपार्टमेंट में था। तो ऑब्वियसली बिजनेस के साथ हमेशा उठना बैठना रहता था, मतलब बिजनेस टीम के साथ में। तो हमारे यहाँ पे एक लीडर थे, वो हमेशा एक बात कहते थे कि जब भी आप किसी को लेंडिंग कर रहे हो, लेंडिंग कर दो और उसका सोशल अकाउंट चेक करते रहो हमेशा। पता चलेगा कि वो फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है या फिर नया कार ले लिया या फिर नया घर ले लिया। तो क्या ये सच है या फिर एक जस्ट एक उनका एक खुद का एक कॉशनरी चीज है? ये उनका तरीका होगा कि एक माइक्रो लेवल पे आप कैसे मॉनिटर कर सकते हो लोन देने के बाद। जैसा हमने बोला ना, पोस्ट डिसबर्सल बोरोवर बिहेवियर एनालिसिस, तो ये उसका एक पार्ट है। दूसरा ये है कि आपका डेट सर्विस करने के लिए बोरोवर के पास सफिशिएंट मनी होनी चाहिए। अगर मैं पर्सनल लेवल पे बोलूँ तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप बोरोवर का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो अगर अपने पर्सनल लेवल पे स्पेंड्स कर रहे हैं और हो सकता है आपकी डेट टाइमली सर्विस नहीं कर रहे हो, तो ये एक रेड फ्लैग आप बात कर सकते हैं उनसे कि हमारी डेट को सर्विस करने में कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई हैं, तो करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं टाइमली। सो दिस इज़ ऑल प्रोएक्टिव मेजर्स ऑफ portfolio monitoring and evaluation. There can be different tools, different methods at individual level also as a portfolio manager or a credit risk manager to evaluate कि disbursal के बाद behavior कैसे कैसे assess हो सकता है, but systematically भी behavior assess होता है।
जैसे हमने सेक्टर्स की बात की थी, लेंडिंग सेक्टर्स की, तो आपने एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की थी। तो इसमें जो लेंडर्स है अनऑर्गेनाइज्ड, वो कौन कौन से रहते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेंडिंग कैन बी टेकन फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर फैमिली, और अनऑर्गेनाइज्ड लेंडर्स जो लोग पैसा ब्याज पे देते हैं ना मार्केट में। आप एक बिजनेस मार्केट में जाइए जहाँ पे बहुत सारा MSMEs हैं, आपको कोई ना कोई ऐसे लेंडर मिल जाएंगे जो बिजनेसेस को फाइनेंस कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ फॉर्मल लेंडिंग इकोसिस्टम, बट हाई इंटरेस्ट रेट्स पे, शॉर्ट टर्म के लिए, वो गैप फाइनेंसिंग। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेंडिंग अवेलेबल है उसके जो नेगेटिव्स हैं मैं आपको वो हाईलाइट कर देता हूँ। एक नेगेटिव ये है कि इसमें कोई अग्रीमेंट नहीं होता, ये सब फेस वैल्यू पे वर्बली होता है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, हाँ आप मुझसे ले लीजिए, फ्रेंड्स, फैमिली, अनऑर्गेनाइज लेंडर्स। दूसरा ये है कि कोई लीगल ओब्लिगेशन या रेमेडी आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपने कोई फॉर्मल अग्रीमेंट एंटर नहीं किया लोन्स लेते वक्त या देते वक्त, दोनों साइड की मैं बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट कर जाए और आपके पास कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो लीगल रेमेडीज़ आप एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते। तीसरा ये, क्योंकि हाई रिस्क हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड है, आपने असेस नहीं किया, प्रोफाइल नहीं किया, आपने फेस वैल्यू पे लोन किया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। जैसी जैसी प्रोफाइल रिस्क बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपकी लेंडिंग स्टार्ट ही होती है 13% से 24, 30, 36% पर एनम तक भी, 36, डिपेंडिंग ऑन द नीड दैट यू हैव। आपकी अर्जेंट नीड है तो वो लेंडर को समझ में आ जाएगा आपकी बातों से कि बहुत ज़रूरत है, इसीलिए आप उनके पास गए हैं, तो वो कुछ भी एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं आपसे। और इसका कहीं पे भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं रहेगा, करेक्ट? इसके बारे में मैं बहुत क्लियरली नहीं बता पाऊंगा डिजिटल फुटप्रिंट रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोन ज़रूरी नहीं है कि कैश में ही दिया जाए। ये लोन्स अकाउंट ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं कि आपको पैसा आपके अकाउंट में आ गया, आपको पता है कि ये लोन का पैसा है, बट आपकी एंट्री तो दिखेगी ना कि किसी इंडिविजुअल ने आपको पैसा दिया। सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिजिटल फुटप्रिंट नहीं हो सकता इन लोन्स का। आप उसको कैसे रिपोर्ट कर रहे हो अपनी बुक्स में, उस पर डिपेंड करता है कि वो एक ट्रांजैक्शन आपने कैसे रिपोर्ट की, एज अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, या जस्ट मनी दैट हैज़ कम फ्रॉम एन इंडिविजुअल, दैट वेज। ओके, वो डिपेंड करता है वो बिजनेस पर्सन कितना स्मार्ट है। जी, अब ये क्रेडिबिलिटी की बात आ जाती है यहाँ पे कि Correct. आप किस तरीके से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये ऑब्वियसली सभी बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जी, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस है कि जो मेट्रो सिटी से 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर है, मे बी किसी विलेज में होंगे या फिर एक रिमोट लोकेशन पे होंगे, तो वहाँ पे भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट अफेक्ट करता है या फिर उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमने कुछ रिसेंट इवेंट्स देखे थे जियो पॉलिटिक्स में, जहाँ पे कुछ वॉर्स हो गए, या फिर कोई सी चैनल से जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गए, तो इसके वजह से भी एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। करेक्ट। तो एक रिमोट लोकेशन का बिजनेस से लेके पूरा ये शिपमेंट होना और एक्सपोर्ट होना, तो इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और क्या क्या बेनिफिट्स और आगे आ सकते हैं इसके? देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए सप्लाई चेन मैनेज करना एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि बिजनेस स्मूथली फंक्शन करे। सप्लाई चेन मतलब ये नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, ये एक चेन की तरह काम करता है। आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या तो आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनपुट्स चाहिए। अब वो इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं, वो इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ओपिनियन भी हो सकता है, और वो इनपुट एक तरीके से एक अनफिनिश्ड गुड हो सकता है जिसको आप थोड़ा वैल्यू ऐड करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपके पास जो ऑर्डर्स हैं आपको वो टाइमली फुलफिल करने हैं। इसके लिए आपको बैकग्राउंड में ये सारे काम करने पड़ते हैं कि इस डेट पे अगर मुझे ये सप्लाई करना है तो इस डेट तक मेरा ये गुड बन के तैयार हो जाना चाहिए, और यहाँ इस डेट पे ये शिप हो जाना चाहिए ताकि उस डेट तक जिस दिन मुझे ये सप्लाई करने के लिए था वहाँ तक पहुँच सके। तो ये पूरी एक चेन रिएक्शन होती है। अब इसमें कहीं पे भी बीच में डिसरप्शन आए, किसी भी रीज़न से आए, आपने जो रीजंस दिए उन रीजंस की वजह से भी, या तो कोई और बिजनेस रीजंस की वजह से डिसरप्शन आए, तो आपका प्रोडक्ट डिलीवरी और आपका टाइम मैनेजमेंट हेवायर हो सकता है। इसीलिए सप्लाई चेन हमेशा रेजिलिएंट होनी चाहिए। अगर आपको इनपुट्स, आपका एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 सप्लायर से इनपुट आते हैं, तो आपके पास बैकअप्स भी तैयार होने चाहिए कि A-B-C नहीं दे पाया तो D-E-F सप्लायर से मैं माल प्रोक्योर करके अपना काम टाइम पे निपटा के आगे माल बेच दूंगा या आगे मेरी सर्विसेज दे दूंगा। तो यस, और अगर आप इंटीरियर्स में हैं तो ऑल द वे
और मोर डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप इंटीरियर्स में अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, माल बना रहे हैं, और अगर उस लोकेशन में आपके इंडस्ट्री का पूरा इकोसिस्टम नहीं है सप्लाई चेन का, तो आपके लिए डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके लिए प्रोक्योरमेंट और ट्रांजिट टाइम्स इलोंगेट हो चुके हैं रादर देन समबडी हु इज़ इन द हार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम। हमें पता रहता है ना कि इस जोग्राफिकल लोकेशन में इस प्रोडक्ट का पूरा इकोसिस्टम है, इस जोग्राफिकल लोकेशन में इस प्रोडक्ट के लिए पूरा इकोसिस्टम है, तो आसपास से ही सारी सप्लाईज जुटा ली जाती हैं। और वहीं पे आसपास अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा प्रोडक्ट, आसपास आपको क्लियरिंग हाउस एजेंट्स भी मिल जाएंगे, आसपास आपको फ्रेट फॉरवर्डर्स भी मिल जाएंगे, आपको सी या एयर जिधर से भी पोर्ट एक्सेस है वो कितनी दूर है आपके लोकेशन से। तो यस, जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किस बिजनेस में जा रहे हैं और उस बिजनेस की सप्लाई चेन कितनी बड़ी या छोटी है और कितनी रिस्की या लीस्ट रिस्की है, उस हिसाब से हमें हमारी लोकेशन पिन पॉइंट करनी चाहिए कि हम कहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप एग्री बिजनेस में हैं तो ऑब्वियसली आपको इंटीरियर्स में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल एक्सेस अंदर से ही मिलने वाला है। आपको अगर एग्री रॉ मटेरियल एक्सेस है, आपको डेयरी एक रॉ मटेरियल का एक्सेस है, या तो आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब एक एक्सेस है अगर आप फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में है तो येस। बट फिर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इन बिजनेसेस को वहाँ पे लॉजिस्टिक्स पार्क्स बना के, फूड पार्क्स बना के, कोल्ड स्टोरेज चेन्स बना के, ताकि एक रोबस्ट इकोसिस्टम बने उस सेक्टर के लिए, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, जिससे सप्लाई चेन हमेशा रैशनलाइज रहे और हमारी डिलीवरीज का टर्न अराउंड टाइम बढ़ता चला जाए, तो ही हम कॉम्पीट कर पाते हैं। आई गेस सो बेस्ट एग्जांपल है रिसेंट टाइम में पटना में या फिर गया में, जहाँ पे एक ड्राई पोर्ट बनाया गया है। वो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट करेक्ट करेक्ट। और अभी आपने ये भी देखा होगा मखाना, जिस हिसाब से रिसेंटली मखाना बोर्ड भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि अब जबकि ये प्रोडक्ट ने अपनी यूटिलिटी एस्टैब्लिश कर दी है मार्केट में, कंज्यूमर्स हैं इसके लिए, तो अब बैकवर्ड ही वो पूरा इकोसिस्टम गवर्नमेंट डेवलप कर रही है ताकि ये प्रोडक्ट और इजीली लोग बना सकें और लोग आएँ इस फील्ड में और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़े। तो इस तरीके से भी कई बार होता है कि प्रोडक्ट ने यूटिलिटी साबित कर दी और इकोसिस्टम बाद में बन रहा है, क्योंकि वो सेक्टर की तरफ शायद पहले हमने उस तरीके से सोचा नहीं, पर अब सोच रहे हैं। तो मखाना एक उसका बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, क्योंकि अब आप अगर देखो डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हुआ है, हाई एनर्जी, सेफ फूड्स एंड न्यूट्रिशियस फूड्स की तरफ अब जनरेशन जा रही हैं। लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि ये जो हम खाते हैं फिंगर फूड, उतना रिस्पॉन्सिबली हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे, रादर देन रिप्लेस इट विद हेल्थियर ऑप्शन। तो मखाना इज दैट हेल्थियर ऑप्शन फॉर स्नैकिंग। तो इसका एक नेचुरल डिमांड आ गया मार्केट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड पहले आया, अब सप्लाई को ज़्यादा इंप्रूव किया जा रहा है। और कई प्रोडक्ट्स में ऐसे होता है जो नई अपकमिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, पहले सप्लाई आती है फिर डिमांड आती है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वो टेक्नोलॉजी की मार्केट रेडीनेस, नीड असेसमेंट हो रही है, तब तक सप्लाई भी आप इकोसिस्टम बना चुके होते हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, बट दोनों तरीके से सेक्टर्स प्रमोट हो जाते हैं। ऐसे कौन से फाइनेंशियल मिस्टेक्स है जो जनरली एमएसएमई करते हैं, और ऐसे कौन से मिस्टेक है वो डेफिनेटली नहीं करने चाहिए? क्रेडिट के नज़रिए से अगर हम बात करें तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सा क्रेडिट प्रोडक्ट अवेल कर रहे हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या है। आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको टर्म लोन चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्रेडिट उसका एक मीन्स बन सकता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इंटरेस्ट रेट्स पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस ले लें, क्योंकि ये आपको एक स्ट्रेस देगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस टू सर्विस दैट इंटरेस्ट रेट। तीसरा ये है कि आपको अपना बिजनेस एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, बिजनेस इनकम, पर्सनल इनकम सेपरेट रखने, मिक्स नहीं करना है इनको। नहीं तो अगेन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू असेस कि बिजनेस इनकम क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, और जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो बिजनेस पे हो रहे हैं या पर्सनल लेवल पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ये तीसरा, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टाइम पे टैक्स फाइलिंग, जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इफ़ यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन आपकी एमसीए फाइलिंग, ऑल ऑफ दैट ऑन अ मंथली बेसिस। तो ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कहीं इनमें आपसे चूक ना हो। अगले 2 सवाल मैं इंडिविजुअल के ऊपर पूछूंगा, इंडिविजुअल बोरोवर के ऊपर। काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके ऊपर कोई भी लोन लाइबिलिटी नहीं है, होम लोन नहीं है, व्हीकल लोन नहीं है, कोई भी नहीं है। वहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि आप एटलीस्ट एक क्रेडिट कार्ड ले लो जी। तो क्रेडिट कार्ड सही में एक हमारा जो स्कोर है, इंडिविजुअल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, उसको इम्प्रूव करता है। देखिए, अगर आपकी पास कोई भी क्रेडिट प्रोडक्ट नहीं है तो आपकी प्रोफाइल
होना ब्यूरो में मुश्किल है, क्योंकि ब्यूरो में क्रेडिट प्रोफाइल्स होती हैं। तो यस, क्रेडिट कार्ड एक तरीका हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल बननी स्टार्ट हो यहाँ से, और क्रेडिट कार्ड ही वो एक ऐसा पहला प्रोडक्ट हो सकता है जो कोई भी लेंडर आपको दे दे बिना क्रेडिट हिस्ट्री देखे, बेसिस योर इनकम, क्योंकि वो आपके इनकम के बेसिस पे मिल जाता है कि आपकी ये मंथली इनकम है, इतना हम आपके ऊपर रिस्क लेके ये लिमिट सेट करके क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। तो यस, वो एक टूल हो सकता है टू स्टार्ट योर क्रेडिट जर्नी। और क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन, लिमिट का यूटिलाइजेशन अगर आपने 30% के नीचे रखा है तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, और ये आपका स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प करता है। यस, सो क्रेडिट कार्ड मैं बोलूँगा एक तरीका हो सकता है जिससे आप अपनी क्रेडिट प्रोफाइल बनाइए और उसको मैनेज करिए और अपने स्कोर पे ध्यान दीजिए। हाँ, ये एक अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है। क्रेडिट प्रोफाइल जब हम बोलते हैं पूरे तरीके से, सबसे अच्छी क्रेडिट प्रोफाइल है जिनमें एक मिक्स है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लेंडिंग प्रोडक्ट्स का। क्रेडिट कार्ड पर्सनल लेवल पे एक अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने कोई सिक्योरिटी, कोई कोलैटरल नहीं दिया ये लेने के लिए। इसके अलग होम लोन अगर आप लेते हो तो आपका होम मॉर्गेज रहता है लेंडर के पास, तो वो एक सिक्योर्ड प्रोडक्ट है क्योंकि लेंडर के पास कोई सिक्योरिटी है आपकी। फिर आप कार लोन लेते हो तो वो आपकी व्हीकल हिपोथिकेटेड रहती है लेंडर के पास, तो एक सिक्योरिटी फिर से है। तो आपकी प्रोफाइल तब स्ट्रांग होती है जब आपके पास सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों का मिक्स होता है क्रेडिट्स का इन योर प्रोफाइल। ना सिर्फ सिक्योर्ड ना सिर्फ अनसिक्योर्ड, बट अ हेल्दी मिक्स एंड एप्ट यूटिलाइजेशन, नॉट ओवर लेवरेजिंग द लिमिट्स दैट यू हैव। जैसे भी आपने लिमिट्स की बात की कि आप 30% तक ही आप वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो। जैसे कि अगर 1 लाख का है मेरे पास में तो 30,000 तक का आप उसको यूटिलाइज़ करो। लेकिन अगर सपोज़ मैं ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन अगर मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ 70,000 के लिए, लेकिन मेरी कैपेसिटी है कि मैं उसको पे कर रहा हूँ, मेरी उतनी सैलरी है या फिर मेरा इतना इनकम है कि जिसके थ्रू मैं उसको पे कर रहा हूँ, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है? उसमें एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगा। यूटिलाइजेशन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज आपका यूटिलाइजेशन क्या है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ परचेजेस खरीद करते हैं कार्ड से, जिसके लिए आपने बजट किया हुआ था अपनी इनकम के हिसाब से, आपने कार्ड एज एन ऑप्शन दिया और बाद में वो पैसा कार्ड में दे दिया। दिस यू कुड हैव डन कि आपको पॉइंट्स मिले, वैल्यू एडेड सर्विसेज आप अवेल कर पाए, तो ये भी कर सकते हैं। हाँ, बट अगर आप वो 70,000 का स्पेंड कर रहे हैं और सिर्फ मिनिमम ड्यूज ही पे कर रहे हैं, Correct. तो दिखता है कि आपने वो एक्सपेंस किया बट आपकी कैपेसिटी नहीं थी वो एक्सपेंस करने की, और अब आप रीपे नहीं कर पा रहे हैं उसको, इसीलिए आप हर महीने वो मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रहे हैं जो 5% होती है ओवरऑल। 70,000 है तो आई थिंक 3,500-4,000 कुछ आपकी मिनिमम ड्यूज आएंगे उस ट्रांजैक्शन पे। तो अगर आप महीने दर महीने मिनिमम ड्यू करते चले जा रहे हैं तो दिखाता है कि आप ओवर लेवरेज हैं, आपने एक्सपेंस तो कर दिया बट आपके पास उसको रीपे करने की कैपेसिटी नहीं थी। सो दैट इज़ वाई वो 30% ऑन एन एवरेज यूटिलाइजेशन, नॉट अ स्पेसिफिक इवेंट। अगर आपके पास कैपेसिटी है यूज़ करिए और पूरा पे करिए। काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि पर्सनल लोन को अवॉइड करो क्योंकि ये एक ट्रैप है, डेट ट्रैप है। तो क्या सच है? मैं नहीं मानता ऐसा। देखिए, पर्सनल लोन अलग अलग लाइफ इवेंट्स में अलग अलग चीज़ों के लिए आप अवेल करते हैं। अगर आप यू आर गेटिंग मैरिड, आप या तो एक हॉलीडे पे जा रहे हैं, तो आपको हो सकता है उस वक्त फंड्स की ज़रूरत हो, बट आपकी उतनी इनकम है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में उस लोन को सर्विस कर सकें। तो ऐसे केसेस में पर्सनल लोन मैं नहीं कहूँगा कि एक डेट ट्रैप है, बट अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, या रोलिंग कर रहे हैं कि एक लोन चुकाने के लिए एक और पर्सनल लोन ले लिया और फिर थोड़ा बढ़ा के ले लिया, फिर उसको चुकाने के लिए 10 लाख था तो 12 ले लिया, तो पिछला 10 चुका दिया और 2 लाख और यूज़ कर लिया, तो अगर आप इस तरीके से पर्सनल लोन्स यूटिलाइज करें तो हाँ, ये एक डेट ट्रैप है। बट पर्सनल लोन्स कैन बी बेनिफिशियल ऑल्सो, क्योंकि आपको ये आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे एक सही अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाते हैं। और अगर आपके मल्टीपल डेट्स हैं तो आप उसको कंसोलिडेट करने के लिए भी एक पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आपके छोटे छोटे मल्टीपल लोन्स हैं 1-2 लाख, तो अगर आपने एक 10 लाख का पर्सनल लोन ले लिया कंसोलिडेट करने के लिए कि बाकी हट जाएं, सिर्फ एक मेरे अकाउंट में रहे, हालांकि आपने कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया, उतना ही था, बट आपने मैनेजमेंट अपने क्रेडिट प्रोफाइल की ईजी करने के लिए कंसोलिडेट कर दिया एक PL लेके, तो उस तरीके से ये हार्मफुल नहीं है। बट अगर आप अपना सर्वाइवल ही लोन्स पे कर रहे हैं तो इट्स वेरी हार्मफुल, इट्स अ डेट ट्रैप। करीबन 30-35 साल पहले मेरे पापा ने होम लोन लिया था, जिसको सैंक्शन होने के लिए करीबन 3 to 4 मंथ्स लग गए थे, मतलब डिसबर्स होने के लिए। आज की डेट में अगर हम देखें तो 7 से 8 दिन में मैक्सिमम ये डिसबर्स हो जाता है। काफ़ी सारे लोन ऐसे हैं कम्युनिटी के लिए कि जो हम 2 मिनट में उसको सैंक्शन करवा के अपना प्रोडक्ट लेके हम मॉल से बाहर निकल सकते हैं जी।
तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्या रहेगा लोन इंडस्ट्री का या फिर क्रेडिट इंडस्ट्री का? ओके, तो मेरे हिसाब से फ्यूचर इज़ डिजिटल, फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी इवन फास्टर प्रोसेसिंग, फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी मोर इंक्लूसिव, ताकि न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स भी आके क्रेडिट ले पाएँ जिन्होंने आज तक क्रेडिट अवेल नहीं किया। पहले आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस होता था कि कोई क्रेडिट प्रोफाइल नहीं है तो लोन नहीं मिलता था, बट अभी आपने जैसा बोला कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए लोन मिल जाता है, आप 4 मिनट में वो ट्रांजैक्शन करके आ सकते हैं, तो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल शुरू हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं लोन मिल गया आपको। तो फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी डिजिटल, फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी मच मोर फास्टर, फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इंक्लूसिव, एंड डिजिटल फुटप्रिंट इतना अवेलेबल है अभी कंज्यूमर्स का कि असेस करने के ऑल्टरनेटिव वेज भी बनते चले जा रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस, आपके यूपीआई स्पेंड्स, अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं तो आपके यूपीआई कलेक्शंस, आपके बैंक स्टेटमेंट्स एनालिसिस, उसके बेसिस पे भी आपका बिजनेस का इनकम प्रूफ मिल सकता है लेंडर्स को, और आप एक अच्छी क्रेडिट प्रोफाइल के कैटेगरी में आ जाते हैं। सो फ्यूचर इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अकॉर्डिंग टू मी व्हेन इट कम्स टू लेंडिंग। मोर एवेन्यूज विल बी मेड अवेलेबल, ईजी ऑप्शंस, बट हाँ उसका ये मतलब नहीं है कि ईजी ऑप्शंस है तो आप अपने आप को ओवर लेवरेज कर लें। वहाँ पे आपकी वो क्रेडिट सैवी वाली थिंकिंग सामने आनी चाहिए। एक है अवेलेबिलिटी, एक है रिक्वायरमेंट। अवेलेबिलिटी तो अभी भी है अच्छी प्रोफाइल्स के लिए। तो आज का हमारा ये पॉडकास्ट था, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, जनरली ऐसा होता है कि पॉडकास्ट बिजनेस के ऊपर काफ़ी बनते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी स्टोरीज रहती है, और बिजनेस रिलेटेड मतलब सपोर्ट सिस्टम जो रहता है, जैसे आपका लोन हो गया, क्रेडिट सिस्टम हो गया, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, तो ये जो पॉडकास्ट है उतने नहीं बनते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है जी। लेकिन मैं खुश हूँ कि आपने जिस तरह से इसको एलोबरेट किया है, हर टॉपिक में एग्जाम्पल स्टोरी डाल के जो बताया है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है ये समझने के लिए। जी। सही में लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता रहती है, जो हमें ऐसे एजुकेशनल पॉडकास्ट के थ्रू ही मिल सके। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको कैसा लगा ये? मेरा पर्सनली तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि आई एम एक्चुअली अ प्रोपोनेंट ऑफ स्प्रेडिंग क्रेडिट अवेयरनेस, एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि अब इतने सालों काम करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया है कि लोग कई बार अनअवेयर होते हैं और उस अनअवेयरनेस की वजह से मिस्टेक्स कर देते हैं, और वो मिस्टेक्स फिर कभी ना कभी फ्यूचर में भी इम्पैक्ट करती रहती हैं। तो वाई नॉट हिट द प्रॉब्लम अप फ्रंट एंड प्रोएक्टिवली। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्लेटफॉर्म। अगर लोगों को क्रेडिट के बारे में और बताने के लिए काम आ सकता है तो मेरे को बहुत खुशी हुई आके। और जिस तरीके के क्वेश्चंस आपने फ्रेम किए, कहीं से भी कहीं तक इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से नहीं बोल सकते कि ये बुकिश नॉलेज या बुकिश क्वेश्चंस थे। रियल लाइफ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिनको लोग डे टू डे लाइफ में एज अ बिजनेस ओनर, एज अ कंज्यूमर, कहीं ना कहीं ये सवाल उनके मन में आता है, अच्छा ऐसा होता तो क्या, ये होगा तो क्या करना चाहिए, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूँ तब क्या होगा। सो काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी, क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ों का जवाब दूंगा जैसे आप सवाल करेंगे, तो सवाल ही इतने प्रैक्टिकल थे, इसीलिए शायद मैं भी वैसे जवाब दे पाया जो आपको लगा कि प्रैक्टिकल है, विथ एग्जाम्पल्स हैं, टू द पॉइंट है और रिलेटेबल है। थैंक यू सो मच रविंद्र जी, आप यहाँ पे आए, एक काफ़ी अच्छा एक नॉलेज आपने शेयर किया। आई होप जो व्यूअर्स है उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, बिजनेस इंडस्ट्री को हेल्प मिलेगी, और स्पेशली जो लोगों के पास में नॉलेज नहीं है और जो लोगों को अभी बिजनेस में आना है उनको भी काफ़ी आपसे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। ये जो हमारा टॉपिक था अ काइंड ऑफ थोड़ा सा बोरिंग कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से रविंद्र जी ने इसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल्स है, साथ ही साथ एक जो गाइडेंस है वो उनसे काफ़ी अच्छा मिलता है। सो ये टॉपिक को बार बार देखिए, समझिए कि क्रेडिट्स क्या रहते हैं, कब यूज़ करने चाहिए, कब नहीं यूज़ करने चाहिए, कैसा अपना रेटिंग अच्छा करना चाहिए और रेटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। इसके लिए ये एपिसोड बार बार देखिए। हमेशा अपने जो नीडी पीपल है उनके साथ में ये शेयर कीजिए, क्योंकि भले आपको बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना है लेकिन क्रेडिट रिलेटेड नॉलेज रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई होप ये आपको काफ़ी पसंद आया। ये चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।